हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द ट्यूटोरियो। और इस चैनल में हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10 के साइंस सब्जेक्ट पार्ट 1 पार्ट 2 का सारा कंटेंट, सारे चैप्टर्स हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसमें जो भी डायग्राम, न्यूमेरिकल्स, जो भी कंटेंट है, हम सारा कुछ इस चैनल पे आपको देखने मिलेगा। ठीक है, तो बिना हम टाइम वेस्ट करें हम अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम इस सेशन में, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, और वो भी अनसॉल्व वाले, जो टेक्स्ट बुक के पीछे होते हैं ना, वो सारे न्यूमेरिकल्स हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो आइए हम ये सेशन को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आपको एक नोटबुक और पेन अपने साथ में रखना है, ताकि कैसा है, अगर आप मेरे साथ में या मुझे देखकर अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो आपका जो डाउट है या आप जो भी वीडियो देखकर प्रैक्टिस करते हो तो आपको बहुत बेनिफिशियल होता है वो। क्योंकि कैसे आप साथ साथ प्रैक्टिस करने से क्या होता है, आपको अपने डाउट्स भी क्लियर होते हैं, आपको अपने प्रॉब्लम्स भी समझ में आते हैं। ठीक है, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सारे नोटबुक और पेन के साथ रेडी रहेंगे सेशन के लिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, हम सारे लिखेंगे पहले फॉर्मूलेज। हमेशा याद रखना है बच्चों, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सारे फॉर्मूलेज लिखने हैं लेसन के। ठीक है, अब जब भी अपनी सेल्फ प्रैक्टिस भी करते हो, सेल्फ रिविजन करते हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उस चैप्टर के सारे छोटे बड़े फॉर्मूलेज जो होते हैं वो नोट डाउन करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस चैप्टर के ग्रेविटेशन के सारे छोटे से बड़े जो भी फॉर्मूलेज है उनको नोट डाउन करेंगे। तो पहला फॉर्मूला, जब आप चैप्टर पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए, आप बेसिक 9th में पढ़े होंगे ये फॉर्मूले को, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी। अब ग्रेविटी के जगह आपने 9th में ये पढ़ा है मास इनटू एक्सेलरेशन। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है F इज इक्वल्स टू m इनटू a। ठीक है, बट ग्रेविटेशन जब हम ये लेसन पढ़ते हैं तो हमने इस लेसन में ये चीज समझी है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो आगे जाके आपको ये ग्रेविटेशन लेसन में पता चलता है कि वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हम रिलेट करने वाले हैं ग्रेविटेशन में। आप देखोगे जब मेरे थियोरेटिकल वीडियोस और आप जब फॉलो करोगे, देखोगे उसको, तो आपको समझ में आएगा ये जी कैसे आया है, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये हो गया फोर्स का फॉर्मूला फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया बेसिक। इसके अलावा हमको दूसरा फॉर्मूला लिखना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं वेट। अब आपको पता है वेट का फॉर्मूला क्या होता है, अगेन इट इज मास इनटू ग्रेविटी। करेक्ट? ठीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, राइट? तो वेट का फॉर्मूला हो जाता है मास इनटू ग्रेविटी। डन। इसके बाद हम थोड़े बड़े फॉर्मूले पे आते हैं। ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आप बोल रहे हैं मैम ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, बट हम इस F को तब यूज करेंगे जब अपने क्वेश्चन में बोला गया होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, राइट? तो तब हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। इसका ये फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला है ये आगे चल के थोड़ा हम इसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं, मैं बताऊंगी। जैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं तब हम समझेंगे इसको थोड़ा सा फॉर्मुलेट कैसे किया जाता है। कुछ चेंज करना नहीं पड़ता, बस ये जो m है, ये स्मॉल m है, इसको हम क्या कंसिडर करते हैं ये हम सीखेंगे न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो फिलहाल आप अभी फॉर्मूलेस पर फोकस करेंगे। ये हो गया फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट फॉर्मूले पे हम जाते हैं। ये सारे जो फॉर्मूलेस है मैं लिखने वाली हूँ। आप लोग को पता है इक्वेशंस पढ़े थे हमने 9th स्टैंडर्ड में, आपने 3 इक्वेशंस पढ़े होंगे। बताओ कौन से थे वो? न्यूटन्स के 3 इक्वेशंस आपने पढ़े होंगे। वो थे V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, राइट? ये पढ़े थे। दूसरा आपने ये पढ़े होंगे S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, राइट? ये पढ़े थे। और थर्ड आपने ये पढ़ा होगा V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर माइनस की प्लस 2AS। करेक्ट? आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, प्लस है माइनस है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो आपने ये 3 इक्वेशंस पढ़े होंगे फॉर श्योर। अब इसमें क्या आगे, इसमें भी थोड़ा फॉर्मुलेट क्या होने वाला है, ये जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं। ये बेसिक चीजें जो हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब और कौन सा फॉर्मूला बच जाता है इसके अलावा आपको पता है एक रिलेशन, बस मैं याद करने बोलूंगी आपको, वो होता है कि ग्रेविटी ऑफ मून जो होती है वो कितनी होती है, 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ।
थोड़ा इस इक्वेशन को मैं इसीलिए हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि आगे कुछ न्यूमेरिकल में अपने को इस इक्वेशन का काम है। तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि मून पे जो ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है, 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये हमारे सारे बेसिक फॉर्मूले। अच्छा, इसके अलावा भी हमें कुछ ऐसे वैल्यूज है जो खुद से पता होनी चाहिए। अगर आपको कभी एग्जाम में अगर आपको वैल्यूज दे देते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, बट अगर नहीं तो हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो कुछ वैल्यूज है, जैसे कि कैपिटल जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है 6 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली, देखो 6-7 होता है, बट हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम इसको क्या लेते हैं 6.7 अप्रोक्सीमेटली, है ना। फिलहाल इसकी जो रियल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है वो ये है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, और इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हमने ये जी को हम क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इसके अलावा अभी हमको कैपिटल एम, ये कैपिटल एम क्या होता है, लेट्स टेक इट एज मास ऑफ अर्थ। ठीक है, हमको ये भी पता होना चाहिए कि अर्थ का मास कितना है, कितना होता है अर्थ ऑफ मास 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी। यहाँ तक भी समझ में आ गया। इसके अलावा एक और एक चीज, हमें अर्थ का रेडियस पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल आर, जो क्या होता है 6.4 इंटू 10 टू द पावर क्या होता है 10 टू द पावर 6 मीटर्स में है। अब आगे ध्यान देंगे हम कि मीटर लेना है या किलोमीटर लेना है, ये सब चीजें हम न्यूमेरिकल में धीरे धीरे बारीकी से समझेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया है कि ये सारे फॉर्मूलेज है फॉर ग्रेविटेशन, राइट। तो आई होप आप सबने इसको नोट डाउन किया होगा। चलो फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। सो ये रहा हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, आप टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब आप सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, बहुत बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि ये न्यूमेरिकल जैसे वर्ड प्रॉब्लम आता है, ओ इससे तो आप डर जाते हो कि यार वर्ड प्रॉब्लम आ रहा है, हम छोड़ देंगे, हमको नहीं समझता कुछ। मैथ्स में भी कई बार होता है, राइट। बट देखिए, अब आप जब समझेंगे इस चीज को जिस तरीके से मैं समझाने वाली हूँ, आई होप बहुत से बच्चों का ये डर जो है वर्ड प्रॉब्लम को लेकर ये दूर हो जाएगा, मैं होप करती हूँ। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते, देखो बड़ा ही आसान है। सबसे पहले आपको क्या समझना है, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है उसको धीरे धीरे समझो और डायग्रामेटिक तरीके से प्रेजेंट करो। सबसे पहले ये अपन एक फिगर बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, ताकि हमको समझने में आसानी जाए कि ये पूछना क्या चाह रहा है, ये क्या क्या गिवन डेटा अपने को दिया है, राइट। ठीक है, तो देखते हैं पहला आपको स्टेटमेंट जो मिलता है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या पता चला कि एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है मानते हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, ऐसा ऑब्जेक्ट बना लिया आपने अपने लिए। ठीक, ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, टेक्स 5 सेकेंड्स। कितना सेकेंड्स, 5। तो हम लोग गिवन डेटा निकालना शुरू करते हैं। तो कैसे गिवन डेटा निकालेंगे, आप ऐसे लिखोगे गिवन। ठीक है, ये मैं प्रॉपर पैटर्न बता रही हूँ, जैसे आप अपने एग्जाम में भी सॉल्व करेंगे तो आपका जो न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन है वो भी प्रॉपर दिखता है। ठीक है, तो प्लीज ये चीज को फॉलो करें, आपको देखना आप भी सॉर्टेड रहोगे और जो आपका पेपर करेक्शन कर रहा है वो भी सॉर्टेड रहेगा कि इसने प्रॉपरली मेंशन किया है चीजें। ठीक है, तो गिवन में क्या बोला है 5 सेकेंड। अब आपको पहचानना है, देखो हम या तो दो तरीके से यूनिट को पहचान सकते हैं। पहला, या तो आप जब वो स्टेटमेंट पढ़ रहे हो तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये टाइम बता रहा है, या फिर अपने को उसके यूनिट से समझना है कि ये हमको कौन सा टर्म समझा रहा है। जैसे कि 5 सेकेंड, अब सेकेंड क्या होता है, आर क्या होता है, मिनट क्या होता है, ये सब क्या है, टाइम है, राइट। तो हमको यहां से समझ में आ गया कि ये टी इज इक्वल्स टू क्या बता रहा है, 5 सेकेंड्स। देखो कितना आसान था, मतलब हमको क्या समझ में आया, उसने जो वैल्यू दिया ये कौन से लेटर, ये कौन से टर्म को बता रहा है। तो ये कैसे पहचाने हमने, या तो इसका यूनिट देखा या तो हमने स्टेटमेंट से समझा। समझ में आ गया, बड़ा ही आसान है। आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट, एक हाइट बोली है, ग्राउंड से एक हाइट है ऑफ 5 मीटर। तो देखते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो कहाँ पर रखा हुआ है, एक हाइट पे रखा हुआ है। तो हमने एक हाइट बना दी है अपने लिए, एक हाइट पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ग्राउंड से एक हाइट पर बताए, तो हाइट भी हमें बताइए, कितनी बताइए हाइट, 5 मीटर्स। कितना आसान रहा, देखो तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसको ऐसा हाईलाइट कर लेते हैं कि ये 5 मीटर्स बताया है। अब बताओ मीटर्स, अब आपको क्या समझ में आता है, मीटर मतलब एक डिस्टेंस है, करेक्ट, डिस्टेंस है। बट यहाँ पर क्या हाईलाइट किया है, हाइट। क्या हाईलाइट किया है, हाइट।
अब मुझे बताएंगे कि हम हाइट को h से लिख सकते हैं, राइट? h इज फॉर हाइट, इट्स सो सिंपल। बट एक और इसमें पॉइंट मैं हाईलाइट करूंगी आपको कि जो हाइट है, आप जितने भी इसमें हम फॉर्मूले यूज करेंगे उसमें देखना h करके कोई फॉर्मूला नहीं है। तो यहाँ पर एक मुझे ये समझाए कि जो हाइट है, ये हाइट को हम डिस्टेंस भी बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट और ये ग्राउंड, इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, हाइट कितनी है, इनडायरेक्टली इट मींस डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को हम किससे बताते हैं? s। हमारे फॉर्मूले में आपने देखे होंगे s यूज हुआ है वो 3 इक्वेशंस में, राइट? तो हम उसे ही यूज करने वाले हैं इसमें। तो h इज नथिंग बट इट इज s, ठीक है? और s का s कितना दिया है हमें? 5 मीटर्स। तो हमने 5 मीटर लिख दिया। आई थिंक यहां तक सॉर्टेड है। आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g ऑन द प्लैनेट? अब खुद ही पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ g क्या है, ठीक है? वैल्यू ऑफ g मतलब स्मॉल g के बारे में। तो हमको यहाँ पे समझ में आ गया कि ये टू फाइंड हमें क्या बोलना है, क्या पूछ रहा है टू फाइंड में। तो टू फाइंड अगर देखा जाए तो क्या बोल रहा है? g को ढूंढो, वैल्यू ऑफ g निकालो। टू फाइंड मिल गया अपने को कि हमारे पास क्या गिवन है और उस गिवन को यूज करके हमको क्या निकालना है। देखो कितना ही सिंपल प्रॉब्लम था। आपको बिल्कुल डिफिकल्ट लगा ये इतना सा स्टेटमेंट? क्या समझ में आया? अगर एक बार आप फिर रीड करोगे, एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड, 5 सेकेंड ले रहा है वो कहाँ आने के लिए? ग्राउंड पर आने के लिए। कितना सेकेंड ले रहा है? 5 सेकेंड्स, ठीक है? और क्या बोलता है? कहां से? फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर्स, 5 मीटर्स की हाइट पर, ठीक है? ऑन अ प्लैनेट। What is the value of g? अब हमें g निकालना है। g मीन्स ग्रेविटी निकालनी है। उस प्लैनेट की ग्रेविटी क्या है? समझ में आ गया क्वेश्चन? बहुत ही आसान है। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि हम यहाँ पर फॉर्मूला क्या यूज करने वाले हैं, ठीक है? तो फॉर्मूला आप यहाँ पे क्या यूज करोगे? हमारे पास 3 इक्वेशंस है, राइट? कौन से 3 इक्वेशंस है? अब आपको कैसे पता चलेगा मैम हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें? तो आपके पास लिस्ट लिखी हुई है। मैंने बोला था पहले ही आपको कि आप ये नोट डाउन करके रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी जाएगी। तो आपने वो जो सारे फॉर्मूलेस नोट डाउन किए उसमें मुझे बताओ कि आपको ये टी और ये एस कौन से फॉर्मूले में दिख रहा है। चलो मैं आप लोग के लिए वापस वो फॉर्मूलेस लिखती हूँ। v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, देन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और फिर v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। दिखा आप लोग कोई 3 फॉर्मूले, ठीक है? अब मैंने क्या बोली थी, जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल में आगे बढ़ेंगे इसमें थोड़े से मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, राइट? तो ठीक है, यहाँ पे मॉडिफिकेशन हमें क्या करना है, बस याद रखेंगे मैंने क्या बोली थी, a इज नथिंग बट इट इज इक्वल्स टू g। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन होता है a का मतलब, और g क्या होती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं कि हम इस a की जगह पे क्या लिखने वाले हैं? g। क्या लिखने वाले हैं? g। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? g। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? g। दैट्स इट। और कुछ करने की जरूरत पड़ी हमें? कुछ भी नहीं, ठीक है? तो हमने क्या किया, बस a की जगह पर क्या लिखा है? g। अब मुझे ये बताएंगे आप लोग, ठीक है? ये इतना तो फॉर्मूला हमारा हाईलाइट हो गया। अब हमको ये बताओ t और ये जो s है ये आपको कौन से फॉर्मूले में दिख रहे हैं? तो मैं देखती हूँ कि मुझे ये जो t और s है, देखो t और s मुझे ये फॉर्मूले में दिख रहा है और यहाँ पर मुझे सिर्फ s दिख रहा है। मतलब एक ही ऐसा फॉर्मूला है जिसमें हमें दोनों लेटर्स दिख रहे हैं, ठीक? तो हम फॉर श्योर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। देखो कितना आसान रहा। कभी कभार बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि हम फॉर्मूला कौन सा चूज करें, इतने सारे फॉर्मूले हैं, बट आपको बड़ा ही आसान तरीके से दिमाग लगा के काम करना है। क्या है, कुछ ज्यादा देखना नहीं, आपको सिर्फ देखना है मेरे गिवन डेटा में कौन से लेटर्स है और वो लेटर मेरे को कौन से फॉर्मूले में दिख रहे हैं। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, और इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं अभी अपने फॉर्मूले में, ठीक है? आई होप आप लोग ने यहाँ तक समझ लिया होगा, क्योंकि मुझे सॉल्व करना है तो आई जस्ट टेक अबाउट दिस, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन में अब एक चीज और समझिए आप कि यहाँ पर मैंने बनाया था, क्या बनाया था मैंने यहाँ पर, कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट एक हाइट पर है
फाइन। और ये हाइट पर होने के बावजूद क्या हो रहा है, यहां से उसको किसी ने धक्का नहीं दिया, किसी ने उसको पुश किया क्या, नहीं। ये जब यहां पर था तो इसके पास अपना जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 0। अब शुरुआत में उसके पास अपनी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो हम याद, आपको एक चीज और बता दूं, ये जो u होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। ये आपने 9th में पढ़ा होगा, u को हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। और जो v होता है वो होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी। समझ में आया? इनिशियल मतलब स्टार्टिंग। इनिशियल मतलब क्या होता है हमारे लिए, स्टार्टिंग। कि मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है अगर वो कोई मोशन कर रहा है तो जब वो ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट पे था तो उसकी वेलोसिटी क्या थी। समझ में आ गया? अब देखो ये ऑब्जेक्ट यहाँ ऊपर है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इसको तो अभी तक ये मूवमेंट में है क्या, कोई मोशन में है क्या, नहीं, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। क्या होगी, 0। अब जब वो यहां से नीचे गिरेगा तो उसके पास नीचे जब तक वो पहुंचेगा तब उसके पास कौन सी वेलोसिटी आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि वो ऊपर से नीचे जब आ रहा है तो वो मोशन परफॉर्म कर रहा है और उस मोशन के वजह से उसके अंदर में क्या आ गई है, मतलब वो एक वेलोसिटी के साथ में मोशन परफॉर्म किया। तो हमेशा याद रखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में है, इनिशियली रेस्ट पर है, तो हम क्या बोलेंगे, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0। दैट मीन्स u इज इक्वल्स टू 0। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, तो हम ये जो डेटा है u इज इक्वल्स टू 0 हम ये अपने गिवन डेटा में भी नोट डाउन कर सकते हैं। लेट मी अबाउट दिस थिंग। देखिए, तो यहां पर हम एक और चीज नोट डाउन कर लेंगे कि u इज इक्वल्स टू 0। ये हमें पता चला। कैसे पता चला, आपने भी देखा कि हमने कैसे पता किया कि u क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे हम, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो ये आप सिंपल लिख सकते हो सोल्यूशन। ठीक है, और ये सोल्यूशन में आप लिखोगे s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ GT स्क्वायर। समझ में आ गया तक? अब इस फॉर्मूले में हमें क्या करना है, सिंपली वैल्यूज पुट करनी है। अब मुझे बताओ s की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5, तो हमने लिखा यहाँ पर 5। u की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, अभी हमने देखा कि u क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0। t क्या है, t इज अगेन 5। ठीक है, प्लस हाफ g तो हमें निकालना है, राइट? हमारे गिवन में हमको क्या निकालना है, g, तो g को आप वैसे ही रखोगे। और जो t है, t क्या है, 5 सेकेंड्स, तो अगेन 5 इंटू 5। देखो कितना आसान था, हमने सिर्फ क्या किया, फॉर्मूला सिलेक्ट किया और उसमें सारी वैल्यूज डाल दिए। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। 5 को वैसे ही रखो आप, 0 इंटू 5 आपको पता है ये 0 होता है। ठीक है, प्लस हाफ g और 5 इंटू 5। अगर आप 5 इंटू 5 पहले से करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको मैं डायरेक्ट देखो ऐसे लिखती हूँ। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब क्या करना है, नंबर्स को सारों को एक साइड ले जाना है और जो हमारा वेरिएबल है जिसको हमें ढूंढना है उसको हमेशा अकेले रखना पड़ता है, राइट? आपको मैथमेटिक्स में पता है कि जिसको हम फाइंड आउट करते हैं उसको हमेशा हम अकेला करते हैं, उसके पास जो भी कुछ होता है उसको दूसरे साइड ले जाते हैं, राइट? तो हम इक्वल्स टू के इधर लाएंगे। अब देखो 2 कैसा है, डिविजन में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। वेरी गुड, तो 5 इंटू 2। ठीक, और यहाँ क्या बच गया, सिर्फ g बचेगा। अब ये जो 25 है ये कैसा है, इसके साथ में मल्टीप्लीकेशन में, तो जब इक्वल्स टू के इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, करेक्ट? तो ये 25 का आ जाएगा नीचे। ये बेसिक मैथ्स है जो आप अभी तक करते आए हो 9-10 स्टैंडर्ड तक। ये बेसिक मैथ्स है, जो शिफ्टिंग कर रहे हैं हम लोग, सॉर्ट कर रहे हैं इक्वेशन को। ठीक है, अब देखो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। आपको ये कैंसिलेशन अगर नहीं आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंपली ऐसा डिवाइड कर सकते हो कि मुझे 5 से अगर 25 को कट करना है तो आप ये सिंपल डिवीजन भी परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। आपको जैसे जमता है वैसे आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व करिए। तो ये हो गया 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अब क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 2/5 बचा है। ठीक है, 2 अपन क्या बचा है, सिर्फ 5। तो अब इसको कट करेंगे। अब याद रखें एक चीज मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे बच्चों को पता होगा ये चीजें, बट ठीक है अभी हम सॉल्व कर ही रहे तो मैं शेयर करना चाहूंगी ये चीज कि जो 5 होता है, मतलब 5 इन द सेंस मैं बताना चाह रही हूँ, जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है, हमेशा याद रखना है जब आप फ्रैक्शन को कुछ ना कुछ काटा पीटी करते हो तो आपको याद रखना है कि जो डिनोमिनेटर में नंबर जिससे कटेगा
उसी से ऊपर वाले को काटना है। ऐसा नहीं देखना है आपको कि पहले मैं ऊपर वाले को देखता हूँ कौन से नंबर से कटता है। हाँ, आपको पहले देखना है डिनोमिनेटर जो नंबर से कटेगा उसी नंबर से आपको ऊपर वाले को काटना है। चलेगा डेसिमल में आंसर आए, बट नीचे में हमको डेसिमल नहीं चाहिए। अगर यहाँ पर कुछ डेसिमल में आ जाता है तो कैलकुलेशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। समझ में आई बात? इसीलिए हमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है, जिस नंबर से डिनोमिनेटर कटेगा उसी नंबर से हमको न्यूमरेटर काटना है। चलेगा ऊपर में डेसिमल आए तो, ठीक है। तो 5 किससे कटता है? 5 के टेबल में जाता है। तो मैंने इसको क्या किया, 5 1 जा 5 और ये 2 को डिवाइड करना है 5 से। तो देखो सिंपली अगर मैं ये 5 को 2 से ये 2 को मैं अगर 5 से डिवाइड करती हूँ, देखो इसे डिवाइड करना है तो क्या करेंगे हम, 5 0 जा 0 2, फिर यहां से एक 0 ले लिया हमने तो ऊपर क्या लग जाता है, डेसिमल लग जाता है, ठीक है। तो ये 20 कितने बार जाता है, 4 टाइम्स। तो देखो आंसर हमारा क्या आ गया है, 0.4, राइट। तो मैं इस कैलकुलेशन को थोड़ा हटा देती हूँ यहाँ से और यहाँ हम लिखेंगे कि कितने बार कटा है, 0.4 टाइम्स कट हुआ है। तो जी की वैल्यू आपके पास क्या आती है, 0.4। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी भी हम जब वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमको क्या मेंशन करना जरूरी होता है, करेक्ट, यूनिट। तो जी का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैसे, ये भी हम जब डेरिवेशन आप थियोरी में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसकी जी की वैल्यू को हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। और दूसरी चीज बताओ, अगर थियोरेटिकली तो आपको पता है ये जो जी है ये क्या है, ए है। क्या है, ए, करेक्ट। तो ए की एक्सेलरेशन का क्या होता है, यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे ही ये जी है तो जी का यूनिट क्या हुआ, क्योंकि जी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसीलिए ये क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया? तो हमारा आंसर क्या आया है, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप यहाँ पर आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया। देखो कितना ही आसान था। क्या क्या हमने पहले गिवन डेटा निकाला, गिवन डेटा के बाद हमने देखा कि हमको क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, और जैसे हमें पता चल गया क्या फाइंड करना है, हमने तुरंत हमारे फॉर्मूले की लिस्ट उठाई, उसमें से देखा कि ये जो मेरे गिवन डेटा वाले लेटर्स है, गिवन डेटा और टू फाइंड वाले लेटर है, ये कौन से एक फॉर्मूले में मेरे को दिख रहे। तो मुझे दिखा कि ये एक फॉर्मूला है जिसमें एस भी दिख रहा है, टी भी दिख रहा है, और जो मेरे को निकालना है जी वो भी है। तो मैंने यही फॉर्मूला यूज कर लिया। समझ में आया? तो आपको गिवन डेटा देकर फॉर्मूला चूज करना है। चलो अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये रहा हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल, ठीक है। अब इस सेकेंड न्यूमेरिकल में आप देख रहे हो, अब यहाँ पर कोई वैल्यू तो दी नहीं है, तो ऐसा नहीं समझेंगे कि हम कैसे करेंगे ये न्यूमेरिकल सॉल्व। अरे बड़ा ही आसान है, अगर हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया तो हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते कि नहीं, ठीक है। तो देखते हैं अभी इसको कैसे करना है। देखो बहुत ही आसान है, आपको पहले अच्छे से समझना है कि स्टेटमेंट क्या बता रहा है अपने को, ठीक है। जैसे पहला देखो आपको क्या लिखता है, द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए, रेडियस ऑफ प्लैनेट ए। तो जैसे वो बोल रहा है वैसा हम लिखते चलेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पर गिवन, हमेशा याद रखना है पहले आपको क्या लिखना है, गिवन। हमें बता क्या रहा है, क्या क्या है उसके पास वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए, तो मतलब रेडियस को मान लेते हैं आर, ऑफ प्लैनेट ए तो मैंने लिख दिया एक ए इनिशियल उसको दे दिया हमने। तो द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ। इस का मतलब क्या होता है बेटा, इट इज इक्वल्स। इसका मतलब क्या होता है, इक्वल। तो द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ। क्या बोला, हाफ। तो जैसे बोल रहा है वैसे लिखते चलो, हाफ। द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, किसका है, रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। देखो आपका पहला स्टेटमेंट का एक जो स्टेटमेंट था उसको हमने इक्वेशन में ला लिया। कितना आसान था, फिर से एक बार पढ़ लो। द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट, हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। देखो बन गई इक्वेशन। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हो, इफ द मास ऑफ ए इज एम ए। वो बोलता है कि जो मास है किसका, ए प्लैनेट का, तो उसको हम ए ही मान लेते हैं। अब यहाँ पर दो प्लैनेट बनाने पड़ेंगे। समझ लो यहाँ पर हो गया एक ए प्लैनेट और एक हो गया यहाँ पर बी प्लैनेट। दो प्लैनेट्स हो गए हमारे लिए, क्योंकि हम यहाँ पर दो प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं, रेडियस ऑफ ए एंड रेडियस ऑफ बी। मतलब हम आर बी इधर की बात कर रहे हैं और हम आर ए इधर की बात कर रहे हैं, करेक्ट, ठीक है। तो इफ द मास ऑफ ए इज एम ए, व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी। वो बोल रहा है कि बी का मास
कितना होगा, क्योंकि मास ऑफ एम ए इज नथिंग बट एम ए, ठीक है। तो वो पूछता है व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी सो दैट द वैल्यू ऑफ जी। अब यहां से हमारा दूसरा इक्वेशन बनने वाला है, फोकस करेंगे अच्छे से। व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी, ये एक हो गया। इसके आगे का स्टेटमेंट आधा क्या है, सो दैट द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी, मतलब बी पर जो जी की वैल्यू है, बी प्लैनेट पे जी की वैल्यू, मतलब कि जी बी। समझ में आया क्या बोली मैंने? so that the value of g on b, मतलब b प्लैनेट पर g की वैल्यू, b प्लैनेट पर g की वैल्यू, तो gb is, फिर से इज आ गया तो क्या हो गया, इक्वल्स टू हाफ दैट ऑफ इट्स वैल्यू, फिर से हाफ दैट ऑफ इट्स वैल्यू ऑन a, और यही वो बोल रहा है कि g की वैल्यू b पर इज हाफ द वैल्यू ऑन a, मतलब ए प्लैनेट के ग्रेविटी की बात कर रहा है वो। वहां पर उसने देखो क्लियरली मेंशन नहीं किया, आपको समझना है, यही तो बात है। मैं मानती हूँ बहुत लोगों को इंग्लिश नहीं समझती है, फिर भी हम स्टेटमेंट्स को समझने के लिए कोशिश कर सकते हैं। देखो कितना आसान है, फिर से समझो। सो दैट द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी, जी ऑन बी समझ में आ गया, जी ऑन बी मतलब बी प्लैनेट पे जो ग्रेविटी है वो इज हाफ दैट ऑफ इट्स वैल्यू ऑन ए, दैट ऑफ इट्स किसके बारे में बोला, ये इट्स कौन है, ये इट्स मतलब जीच है, इट्स मतलब कौन है, जी की बात हो रही है, तो जी वैल्यू ऑन ए मतलब जी ए। देखो दूसरा इक्वेशन बन गया। आई थिंक याद आपको समझ में आ गया कि हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से दो इक्वेशन निकाल लिए, और ये भी निकाल लिए कि हमें निकालना क्या है, क्या निकालना है, एम बी मतलब मास ऑफ प्लैनेट बी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ये तो हमारा टू फाइंड हो गया। चलो मैं यहाँ पे प्रॉपर्ली लिख लेती हूँ, टू फाइंड, हमें टू फाइंड क्या करना था, एम बी। याद तक समझ में आ गया। अब इसके लिए फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो आप लोग जब थ्योरी पढ़ोगे ग्रेविटेशन की, तो आपको जरूर ये फॉर्मूला टकराएगा जिसका नाम है, या जिसका फॉर्मूला बोल रहे हैं अपन, वो है जी, स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये आया कहां से है, इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल जी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम, जिसको क्या बोलते हैं, एम मीन्स व्हाट, एम इज नथिंग बट मास ऑफ अ प्लैनेट अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले को यूज करके किसके लिए, अर्थ के लिए हमने क्या निकाली थी, अर्थ की ग्रेविटी निकाली थी। समझ में, आप समझोगे थियरी में आगे। तो ये हो गया फॉर्मूला। अभी हमें फॉर्मूला मिल गया, अब बस प्रोसेस करना है कि ये हम कैसे एमबी की वैल्यू निकालने वाले हैं। समझ में आ गया। तो इसके लिए मैं यहाँ से हटा देती हूँ, मुझे स्पेस लगेगी, तो फिलहाल आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर को हम दोनों के लिए यूज करेंगे, क्योंकि आप मुझे बताओ इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में कितने प्लैनेट की बात हो रही है, दो प्लैनेट। कौन से दो प्लैनेट, ए और बी। तो जी ए का भी है, ग्रेविटी ए की भी है और ग्रेविटी बी की भी है, तो हम दोनों के लिए यूज करेंगे ना फॉर्मूला, राइट। तो हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं सोल्यूशन, ठीक है। अब सोल्यूशन में क्या लिखेंगे कि जी ए क्योंकि प्लैनेट ए के लिए भी ग्रेविटी है, तो जी ए इज इक्वल टू कैपिटल जी, सेम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो। अब एम ए, क्योंकि हमने बोला था कि प्लैनेट ए का मास है, तो एम ए, अब उसका अपना रेडियस भी है, क्या है, आर ए। यहां तक समझ में आ गया, ठीक। इसके बाद हमारे पास और एक चीज क्या होती है, दूसरा फॉर्मूला क्या है, जी बी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम, मतलब एम बी, क्यों, क्योंकि मास ऑफ प्लैनेट बी है, और आर बी क्या है, आर बी, ठीक है। अब यहां पर एक चीज है, स्क्वायर लिखना था मुझे, ये स्क्वायर आ गया, याद है, ठीक है। दो बना लिए। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं है, जो जी बी है और ये जी है, इनको आपस में हम डिवाइड करने वाले हैं। कैसे, तो आप यहाँ पे सिंपली लिखोगे डिवाइड, यहाँ पर लिख लो आप जी बी बाय जी ए, ऐसा लिख दो, क्योंकि मैंने यहाँ पे नंबरिंग नहीं दी। अगर आप नंबरिंग देते हो तो आप इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, जी बी अपॉन क्या करना है, जी ए, तो हम यहाँ लिख लेते हैं जी बी अपॉन जी ए,
लिख दिया। अब जी बी की वैल्यू क्या है, ये पूरी वैल्यू लिखेगी, कैपिटल जी कैपिटल एम बी अपॉन आर बी का स्क्वायर, और इसके अपॉन में हम किसके बारे में लिखने वाले हैं, इसके अपॉन में हम लिखेंगे जी ए के बारे में। मैं इसको प्रॉपरली लिख लेती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हम किसकी वैल्यू किसके लिए लिख रहे हैं। ठीक है, अब जी ए के बारे में क्या लिखेंगे, कैपिटल जी एम ए अपॉन आर ए का स्क्वायर। देखो कितना आसान है, हमने क्या किया, जी बी का लिख दिया और जी ए का लिख दिया, फॉर्मूला जो भी था। अब बस इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता है, ये डबल फ्रैक्शन है। ठीक है, अब आप क्या करते हो, देखो ये जो फ्रैक्शन है ना, इसको बस इसके बाजू में लिखना है। कैसे लिखोगे, उठा के लिख दोगे क्या, बस नहीं, इसको उल्टा करके लिखना है आपको, रेसिप्रोकल करके लिखना है इसको। समझ में आया, क्या करना है, इस पर्टिकुलर ये जो फ्रैक्शन है इसको उठाना और इसको उल्टा लिखना है। तो देखो यहाँ पर मैं लिख के बताती हूँ कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा जीबी इज इक्वल्स टू जीबी अपन जी ए लिख लेते पहले, विच इज इक्वल्स टू हम कैसे लिखेंगे, पहले जीबी जो है इसको पहले वैसे लिखो, क्योंकि पहले ऊपर में जो दिख रहा है उस फ्रैक्शन को वैसे लिखो आप, जी एम बी अपॉन आर बी का स्क्वायर। अब देखो इसके नीचे कौन है, जी एम ए अपॉन आर ए का स्क्वायर। इसको मैंने क्या बोली, इसके बाजू में लिखो, ये जो दिख रहा है डिवीजन के ऊपर जाने वाला है, तो इसके बाजू में लिखना है मल्टीप्लीकेशन का साइन के साथ, बट कैसे, उल्टा, मतलब नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। देखो मल्टीप्लाई बाय आर ए का स्क्वायर अपॉन नीचे में क्या आ गया, जी एम ए। देखो क्या किया मैंने, बस इस पर्टिकुलर फ्रैक्शन को मैंने उल्टा करके लिख दिया, दैट्स इट। कितना आसान था। इसके आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा बोली जी सेम है, तो जी और जी को काट दो, सेम है ना, कोई भी वैल्यू लिखोगे आप कटेगी आपस में, कट गया वो। तो अब बचा क्या है, उसको लिख लेते हैं। हमारे पास इधर बचा है एम बी अपॉन आर बी का स्क्वायर बचा है, मल्टीप्लीकेशन के साथ हम यहाँ लिखेंगे तो आर ए का स्क्वायर अपॉन एम ए, ये लिख लेंगे। ठीक है, या हो जाएगा जी बी अपॉन जी ए जो अपना चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक, अब क्या करते हैं, बस देखो एम के नीचे एम को ला लो, आर के नीचे आर को ले लेते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है ना इक्वेशन। एम बी अपॉन एम ए, कुछ गड़बड़ हुई क्या, कुछ गड़बड़ नहीं हो रही है। देखो आप सिर्फ क्या कर रहे हो, एम के नीचे एम को ले रहे हो, आर के नीचे आर को ले रहे हो, कोई वैल्यू में फर्क नहीं आने वाला है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेंगे आर ए का स्क्वायर और इसके नीचे लिख लो आर बी का स्क्वायर। देखो कितना आसान है, सिर्फ इधर उधर तो करे हमने, एक ही बात है। ठीक, यहाँ पर फिर से लिख लो आप जी बी अपॉन जी ए। अब क्या करेंगे, अब ये तो मिल गई, ये हमारा सबसे काम की चीज बन गई। अब यहाँ से अपना सीधा आंसर निकलने वाला है। ठीक है, अब इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मैं इसी इक्वेशन को यहाँ फिर से लिखती हूँ। देखेंगे हमने क्या लिखा है, ये इक्वेशन हमें मिल गया। अब इस इक्वेशन में आपको पता है एम बी अपॉन एम ए, आप लोग को ये रिलेशन पता है क्या, अभी हमने लिखा था, देखो आपने गिवन डेटा में लिखा होगा, क्या लिखा था, आर ए इज इक्वल्स टू हाफ इंटू आर बी, ये लिखा था। और एक आपने लिखा था जी के लिए लिखा था, याद होगा। तो पहले हम आर ए को सॉर्ट कर लेते हैं। आर ए को कैसे करना है, हमको क्या चाहिए, आर ए अपॉन आर बी चाहिए। तो आर ए के नीचे कौन चाहिए हमको, आर बी। अब देखो ये इसके साथ में कैसा है, मल्टीप्लीकेशन में है, बट ऑब्वियस इक्वल्स टू किधर जाएगा तो क्या होगा, डिवीजन। तो आर ए के नीचे क्या आ गया, ये आर बी आ गया, इज इक्वल्स टू हाफ वैसे का वैसे। ये समझ में आ गया। तो हमको क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई। देखो आर ए अपॉन आर बी की वैल्यू क्या मिल गई, हाफ। आसान है। इसके बाद हम जी के लिए भी निकाल लेते हैं, जी बी बाई जी ए। आपने एक इक्वेशन लिखा है, याद है ये वाले लाइन के लिए, सो दैट द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी। तो क्या लिखे थे आपने कि जी बी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू जी ए, ये लिखे थे आपने। इसको फिर से जैसे इसको फॉर्मुलेट किया वैसे इसको कर लो। कैसे करोगे, जी ए का आ जाएगा नीचे, तो जी बी अपॉन ये हो गया जी ए इज इक्वल्स टू हाफ, डाल दो इसको बॉक्स में। अब क्या करोगे, आपको तो दोनों वैल्यू मिल गई, अब आपको सिर्फ उठा के यहाँ पर प्लेस करना है। कर सकते हैं, चलो करके देखते हैं। हम इसी इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे पुट करोगे। जीबी बाई जी ए, तो जीबी बाई जी ए के लिए आपने क्या पुट किया, हाफ, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या थी, देखो जीबी बाई जी ए की वैल्यू हाफ, तो 1/2 बराबर लिखा हमने 1/2 इज इक्वल्स टू। अब एम बी और एम ए को छेड़ना है क्या, नहीं छेड़ेंगे हम, अभी तक उनका कुछ बताया नहीं तो उसको छेड़ो मत, वैसे ही रहने दो। आगे चलते, इनटू, अब आर ए बाई आर बी आपको दिख रहा है, ये दोनों के सर पे क्या है, स्क्वायर है। चलो उनको स्क्वायर के साथ ही लिखते हैं। पहले देखो आर ए और आर बी की वैल्यू क्या है, 1/2, तो पहले आप लिख दो 1/2, ये लिख दिया।
अब क्या है, दोनों के सर के ऊपर स्क्वायर है, तो आप भी लगा दो स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है? बड़े आसान से चल रहे हैं। जिसको नहीं जमते मैथ्स, जिसको मैथ्स भी नहीं आता आई थिंक सो, वो भी कर लेगा ये। ठीक है, तो ये हमने यहाँ लिखा 2, यहाँ हो गया MB अपॉन MA, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4। समझ में आया? देखो कितना आसान है। इसके आगे चलते, क्या करेंगे अभी? आप हमको निकालना क्या था, फोकस ये करो पहले, हमें निकालना था MB। तो हमको MB को क्या करना पड़ेगा, अकेले करना पड़ेगा। जिसको निकालते उसको अकेला कर दो, यही तो है। अब देखो कैसे करते, यहां पर आप देख रहे हो, इसको अगर मैं सॉर्ट कर लू, देखो 1 इंटू MB अपॉन 4 इंटू MA, यही बात होगी। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, यही होता है दो फ्रैक्शन में। और ये हो गया हाफ। करेक्ट। क्या करेंगे अभी, तो ये क्या बन जाएगा अपने लिए, 1/2 इज इक्वल्स टू MB अपॉन 4MA। बना कि नहीं बना? कितना आसान था। अब क्या करोगे, बस आप ये जो 4 है इसको कहाँ ले जाओ, यहाँ पर, क्योंकि हमने बोले ना नंबर, ये जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स को वेरिएबल्स की तरफ रखो, नंबर्स को नंबर्स की तरफ रखो। तो हम क्या करेंगे, ये 4 यहाँ पे इसके साथ में कैसा है, मल्टीप्लीकेशन में, तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में, तो एक आ जाएगा ऊपर। तो देखो 4/2 इंटू M इज इक्वल्स टू MB अपॉन क्या बचा, सिर्फ MA। हो गया। क्या किया हमने, सिर्फ 4 को यहाँ लेके चले गए। अब देखो 2 1 जा 2 कट गया, 2 2 जा 4 कट गया। क्या बचा हमारे पास में, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, 2 बचा और क्या बचा, MB अपॉन MA बचा। तो आपको कुछ नहीं करना है, हमको किसकी वैल्यू निकालनी थी, MB की। तो आप क्या करोगे, MA को इसके पास ले जाओगे, तो 2 इंटू MA हो गया ये, क्योंकि इसके साथ में डिवीजन में था, इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, और ये हो गया MB। तो हमारे पास MB क्या आया है, MB इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ MA। क्या आया हमारे पास, MB इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ MA। और यही देखो आपके टेक्स्ट बुक में भी आंसर यही है कि हमने निकाल दिया कि मास ऑफ प्लैनेट बी कितना है, 2 गुना ज्यादा है किसके, मास ऑफ प्लैनेट ए। इट इज ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्लैनेट ए। समझ में आ गया यहाँ तक? आई होप ये न्यूमेरिकल जो था, इसमें वैल्यूज तो नहीं थी, बट हमने इक्वेशन के थ्रू इसको फाइंड आउट कर लिया था। आसान। क्या करें आपने, सिर्फ ये जो स्टेटमेंट्स है इसको आपने पहले इक्वेशन में लाया, एक रेडियस के लिए मिला, एक ग्रेविटी के लिए मिला, और इसके बाद हमने एक फॉर्मूला लिखा। कौन सा फॉर्मूला था, G स्मॉल g इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R²। इसको हमने प्लैनेट A के लिए भी लिखा और प्लैनेट B के लिए भी लिखा, और उसके आगे बस सॉल्व करते गए। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, दैट इज C। ओके, तो ये हमारा है थर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये थर्ड प्रॉब्लम में आप देख रहे हो, क्वेश्चन काफी बड़ा दिख रहा है, बट है तो कुछ नहीं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। आप समझोगे तो आप समझ जाओगे कि इसमें एक वैल्यू तुमको ऐसी दी है, बस एक स्टेटमेंट से। देख लेते क्या है वो। पहले तो आप समझो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। मास की बात की है और वेट की बात की हुई है, किसके, एक ऑब्जेक्ट के, और कहां पर, ऑन अर्थ। ठीक है, तो हम ऐसे ही गिवन डेटा लिखते चलो, गिवन। ठीक है, क्या लिखोगे गिवन में, कि मास और वेट दिया है किसका, एक ऑब्जेक्ट का, जो कहां पर है, प्लैनेट अर्थ पे है। तो हम ऐसे लिख लेते हैं, मास, जो ऑब्जेक्ट का मास है उसको बोलते हैं मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, ऐसा बता देते हैं शॉर्ट फॉर्म। और वेट के लिए हम क्या लिख लेंगे, WE, कि वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन प्लैनेट अर्थ। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज दिए, R 5 kg। ये जो 5 kg है, आप मुझे बताओ ये kg किसके बारे में बोल रहा है, फॉर श्योर इट इज अबाउट मास। किसके बारे में बात कर रहा है, मास। मास को किसमें गिनते हैं, kg ग्राम्स, राइट। तो यहाँ पर हमको मास कितना बताया है, 5 kg। अच्छा, ये 5 kg किसका मास है, ऑब्जेक्ट का है, ठीक। एंड 49 न्यूटन। अब आप लोग को पता होगा कि ये जो वेट है हम इसको किस में मेजर करते हैं, न्यूटन्स में मेजर करते हैं। समझ में आया, फोर्स को भी किस में मेजर करते हैं, न्यूटन्स में, ये उसका यूनिट है। तो हमें वेट कितना बताया है, 49 न्यूटन। देखो लिख लिया, दो गिवन, दो तो आपको मिल गए। अब आगे देखो क्या बोल रहा है ये स्टेटमेंट में, व्हाट विल बी देयर वैल्यूज ऑन मून। व्हाट विल बी देयर वैल्यूज, देयर वैल्यूज का मतलब होता है, ये फिर से आपको क्या पूछ रहा है, मास और वेट। ये जो मास और वेट है ये बोलता है कि मून पर कितने होंगे। समझ में आया, उसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं मून पे लेके जाऊं तो वो मून पर उस ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा और उसका वेट क्या होगा।
देखो कितना आसान है क्वेश्चन। हमको क्या बताना है कि ये मास और वेट मून पर कितने होंगे ये बताना है। तो हमको यहाँ पे क्या समझ में आ गया, हमें तो 2 फाइंड मिल गया। क्या मिला 2 फाइंड में? पहला हमको निकालना है मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन मून, ये निकालना है। दूसरा क्या निकालना है हमें? वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन मून। ठीक, इसके आगे का स्टेटमेंट पढ़ लो। अज्यूम दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसकी बात हो रही है? स्मॉल जी। ये जो है ना इनकी बारे में बात हो रही है, स्मॉल जी के बारे में। ऑन द मून किसकी बात कर रही है? जी कहां पर? मून पर, मतलब gm। फिर से समझो, अज्यूम दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून मतलब gm इज मतलब इक्वल्स टू 1/6। याद है आपको मैंने स्टार्टिंग में एक रिलेशन लिखाया था, 1/6 ऑफ दैट ऑफ अर्थ मतलब GE। तो हमको एक रिलेशन भी मिल गया है। तो आप इस रिलेशन को अपने गिवन डेटा में लिखो। कैसे लिखोगे मैं बताती हूँ यहाँ पर। ऐसे ये हो गया हमारा एक। अब एक रिलेशन क्या मिला हमें? GM इज इक्वल्स टू 1/6 ऑफ GE। और ये उसने अज्यूम करने बोला है, और यही हमने कहा लिखा था, हमारे फॉर्मूले की लिस्ट में लिखा था कि नहीं? तो देखो अब इसे भी यूज करके कैसे आगे हम काम करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या निकालते हैं? मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन मून। अर्थ में तो दिया है, मून पे क्या होगा ये समझ लेते हैं। चलो तो यहाँ पर हम फॉर्मूलेज अभी मैं लिखती नहीं हूँ, ठीक है। डायरेक्ट हम सोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम दोनों सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। हम पहला सॉल्व कर रहे हैं किसके लिए? मास ऑन मून। अब मुझे एक बताइए कि आपने इसका डिफरेंस पढ़ा होगा 9th में भी और 10th में भी पढ़ा है। ये लेसन जब आप थ्योरी में पढ़ते हो तो उसमें बताया है मास और वेट का डिफरेंस क्या होता है। मास क्या होता है? मास इज नथिंग बट इट कंसिस्ट ऑफ ओनली मैटर। उसके अंदर में मैटर कितना है बस, वो एक मास है उसका बस, ठीक है। बट हम जब वेट की बात करते हैं तो आपको पता है कि हम जब वेट की बात करते हैं तो वेट का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? मास इंटू ग्रेविटी। कौन आया वहां पे? ग्रेविटी आई है। तो अब मुझे एक बताओ, हर प्लेनेट की अपनी ग्रेविटी है, करेक्ट? मून की अपनी है, अर्थ की अपनी है, मार्स की अपनी है, जुपिटर की अपनी है, राइट? तो यहाँ पर मुझे एक बताएंगे कि मास जो कि सिर्फ एक मास है, उसको कहीं भी ले जाके पटकोगे तो वो उतना ही रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर मान लो कि कोई एक पर्सन है जिसका वेट प्लैनेट अर्थ पे 50 है। कितना है वेट? 50। अब यही 50 किलो का आदमी अगर मून पे जाएगा तो उसका वेट ये मास बदलेगा क्या? नहीं, वो 50 किलो का ही रहेगा कि नहीं? तो वही मैं बता रही हूँ कि मास दुनिया में कहीं भी ले जाओ तुम, यूनिवर्स में कहीं भी ले जाओ, उसका मास क्या रहेगा? सेम, नहीं बदलता। बट क्या बदलता है? सिर्फ वेट बदलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक फैक्टर आ गया ना। कौन है वो? ग्रेविटी, जो कि क्या कर देती है? वेट को बदल देती है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर हम एक चीज बहुत अच्छे से समझ लिए कि मास कभी भी किसी का बदलता नहीं है, चाहे कोई भी प्लैनेट पे ले जाओ, कहीं भी ले जाओ उसको। बट क्या चेंज होता है? वेट चेंज होता है, ठीक है। और क्यों चेंज होता है? कौन है उसके पास? ग्रेविटी है, इस वजह से वो चेंज होता है। तो यहाँ पर अभी मास ऑफ मून हमें बताना है। तो मेरे को लगता है बहुत बच्चों ने पहले ही समझ लिए होंगे या उनके पास आंसर्स आ गए होंगे कि मैम क्या होता है जो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, ये जो भी मास होगा वो ऑब्जेक्ट का कुछ मास होगा ना, वो जो भी मास है प्लैनेट अर्थ पे, यही मास, यही ऑब्जेक्ट को जिसका वेट कितना दिया अपने को 5 kg, जो प्लैनेट अर्थ पे बैठा है 5 kg वाला, उसको उठा के अगर मैं मून पे ले जाऊंगी तो उसका मास क्या रहेगा? 5 kg। दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज इक्वल्स टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। मतलब कि ये अगर 5 kg है तो मून जो मास ऑफ मून निकाल रहे थे वो भी कितना होगा? 5 kg। ये समझ में आ गया? देखो कितना आसान था कि मास कहीं बदलता नहीं है, कोई भी प्लैनेट पे ले जाओ। तो इसी वजह से इस पॉइंट को हाईलाइट करते हुए हमने क्या निकाल लिया? पहला आंसर, जिसका जो पहला आंसर में हमें क्या पहले फाइंड आउट क्या करना था? हमें मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन मून, और वो कितना है? 5 kg। कितना है? 5 kg। समझ में आ गया?
तो ये था पहला। देखो मैंने बोला ना बड़ा ही आसान है, इसमें कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना था, एक स्टेटमेंट समझ लिए और आंसर ऐसे ही आ गया बिल्कुल। ठीक, अब हम सेकंड करने वाले हैं, क्या निकालने वाले हैं, वेट ऑन मून। अब मैंने पहले ही बता दिया आप लोग को और आप लोग ये समझ चुके हैं कि वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई भी प्लैनेट पे जाएगा तो बदलेगा। मान लो अगर अर्थ पे 49 है तो मून पे कम होगा, ज्यादा होगा, कुछ तो अलग होगा। समझ में? देखते हो कैसे, क्या है, कितना है, सॉल्व करके निकाल लेंगे हम। तो इसके लिए हम एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी हम क्या निकालने वाले हैं, सेकेंड क्या है अपना, वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन मून। अब आप मुझे बताइए, वेट का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा, अब भी वापस रिवाइज करवाया मैंने। वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी। अब मुझे बताओ यहाँ पर ये हम किसके बारे में निकाल रहे, वेट मून, तो ये मास ऑफ क्या होना चाहिए, मून, और ये ग्रेविटी भी किसकी होनी चाहिए, मून की ग्रेविटी होनी चाहिए। करेक्ट? तो हमने क्या लिख दिया, वेट ऑन मून इज इक्वल्स टू मास ऑन मून एंड ग्रेविटी ऑफ मून। ठीक, अब हमारे पास, मुझे बताओ कि यहाँ पर हमारे पास वेट दिया है अर्थ का। किसका वेट दिया है, अर्थ की, मतलब वो ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर है 49 न्यूटन। इसका यूज तो करना पड़ेगा ना, अब दिया है तो कैसे यूज करेंगे, तो हम लोग इसके लिए भी एक फॉर्मूला लिख लेते हैं कि वेट ऑन अर्थ इज इक्वल्स टू मास ऑन अर्थ इनटू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। क्या लिखा हमने मून के लिए भी लिख लिया ये, और किसके लिए लिखा, अर्थ के लिए भी लिखा। आई थिंक यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया है। ठीक है, इसके आगे बढ़ेंगे, कुछ नहीं करना है हमें, क्या करना है, बस वेट ऑफ मून को डिवाइड करना है वेट ऑफ अर्थ के साथ में। ठीक है, तो हम बाजू में इसको डिवीजन कर लेते हैं। क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड वेट ऑफ अर्थ बाय वेट ऑफ मून। ठीक है, तो हम क्या लिखे यहाँ पर, WE अपॉन WM। ठीक है, अब इनका क्या करना है, जैसे इसके पहले प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने किया था, इनकी बस वैल्यू को इसके बाजू में लिखो। WE की वैल्यू क्या है, ME इंटू GE। ठीक है, और नीचे क्या लिखेंगे हम, MM इंटू GM। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक, अब क्या करेंगे, अब मुझे बताओ कि जो ME और MM है ये दोनों तो सेम है ना। मास अर्थ पे कितना था, 5 kg, और मून पे भी देखो तो कितना निकला, 5 kg, तो दे बोथ आर सेम। तो हम क्या इन्हें कैंसिल कर सकते हैं, हाँ 5 है, कट जाएंगे क्योंकि दे बोथ आर सेम, मास कहीं भी बदलता नहीं है। तो मास यहाँ पर क्या हो गया, कट हो गया। क्या मिला अभी हमारे पास, क्या बचा है, वेट ऑन अर्थ एंड वेट ऑन मून, और यहाँ पर उनकी ग्रेविटीज के बारे में भी बताना है हमें। इतना ही बच गया हमारे पास। अब अपने पास इसमें से क्या क्या वैल्यूज है ये देख लो। अपने पास वैल्यू है वेट ऑन अर्थ, ये देखो 49 न्यूटन है अपने पास। अब ये जो रिलेशन है GE अपॉन GM, क्या हम इससे बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, अब आप देख रहे हो कि हमको GE के नीचे कौन चाहिए, GM। तो हम क्या करेंगे, देखो पहले सिंपल, ये GM है ना, हम ऐसे लिख दिए GM, और ये जो G इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में इधर जाके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड, क्या हो जाएगा इधर जाके, डिवाइड। तो हमने लिख लिया GE, और ये क्या बच गया 1/6। ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, अब इसको अगर मैं उल्टा कर रही हूँ, मान लो मैंने G को ऊपर लिया और GM को नीचे लिया, तो क्या 6 भी ऊपर जाएगा और 1 भी नीचे आएगा, करेक्ट आएगा ही, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसको डिनोमिनेटर को ऊपर ले जा रहे हैं, तो इसका डिनोमिनेटर भी कहा जाएगा ऊपर, ऊपर को नीचे ले आएंगे तो उसका न्यूमरेटर भी नीचे आएगा। देखो कैसे बन जाता है, GE अपॉन GM इज इक्वल्स टू 6/1। क्या मिला, 6/1। देखो मिल गया आपको वैल्यू, मिली कि GE अपॉन GM की वैल्यू क्या मिली, 6/1। बस अब यहाँ पर हमारा खेल खत्म। WE का है 49, WM तो निकालना है हमें, G अपॉन ये GM जो है ये हमारा है 6/1, ये भी लिख लिए। अब क्या करेंगे, जिसको निकालना है उसको अकेले करो। अब अकेले के डिनोमिनेटर में करेंगे, नहीं, उसको प्रॉपर्ली न्यूमरेटर में रखना पड़ेगा ना, तो इसको हम का ले जाएंगे इधर, और इधर का 6 का आ जाएगा नीचे। समझ में आ रहा है, ये का आ जाएगा ऊपर जाएगा, और इसका जो ये 6 है ये का आ जाएगा नीचे। तो 49 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू WM। 1 अगर डिनोमिनेटर में है तो कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर में 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास ये आ गया। अब इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत लोगों को यहाँ पे कैंसिलेशन आता है, करो, नहीं आता है तो ये डिवाइड कर लो आप। 49 को आपको 6 से डिवाइड करना है, तो देखो 6 7 जा 42, 6 8 जा
48, तो हमारे पास 6 8 48 है, हमने ले लिया। अब यहाँ पर देखो 1 बचा, ये तो 0 है, यहाँ से हमने एक क्या ले लिया 0। अब 10 से छोटा क्या होता है 6, तो पॉइंट लगाए क्योंकि हमने एक 0 एक्स्ट्रा कर लिया, तो डेसिमल लगा दिए, तो 6 1 6 हो गया, ये नीचे क्या बचा 4, फिर से हमने एक 0 लिया, 40 हो गया। अब 40 से छोटा क्या आता है 6 6 36, राइट। अब यहाँ फिर क्या बचा 4, फिर से हमने क्या ले लिया एक 0 ले लिए। अब फिर से 40 आ रहा है, कैसे करोगे आप, फिर से आप क्या लोगे 6 6 36, ठीक है। अब ये चलते ही रहेगा, देखो अब 6 क्या दिख रहा है आपको, रिपीटेडली आ रहा है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं आपको पता है, अप्रोक्सीमेटली लेते हैं। आपको पता है ना कि अगर डेसिमल के बाद 5 के ऊपर जाता है तो हम उसको राउंड अप कर लेते हैं। तो हमारा आंसर जो यहाँ पर आया है वो क्या आया है, WM इज इक्वल्स टू 8.166, जो कि किसको सिमिलर है, कौन से वैल्यू को सिमिलर है 8.167, और इधर हम क्या लिखेंगे न्यूटन, क्या लिखने वाले न्यूटन, क्योंकि वेट का यूनिट क्या होता है न्यूटन। तो हमारा आंसर क्या आया है 8.167 न्यूटन। आई होप आपको समझ में आया, देखो कितना ही आसान प्रॉब्लम था। आपको वेट निकालना था मून का, आपने वेट ऑफ अर्थ और वेट ऑफ मून दोनों की इक्वेशंस लिखे, इसको आपने डिवाइड किया, डिवाइड करते गए, वैल्यू मिली आपको इस पर्टिकुलर इक्वेशन से, उस इक्वेशन की वैल्यू आपने पुट किया, और पुट करने के बाद आपने जस्ट इसको प्रॉपरली इक्वेट कर लिया, और इक्वेट करके आपने आंसर निकाल लिया। समझ में आ गया? तो आई थिंक आप सबको ये थर्ड प्रॉब्लम आसानी से समझ में आया। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज फोर्थ प्रॉब्लम। अब ये रहा हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल। अब फोर्थ न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से इसको समझ लेते हैं। अगेन क्या करना है आपको, सबसे पहले स्टेप देखो, अब मैं जब बार बार ये चीज कह रही हूँ कि प्रॉब्लम जैसे सामने आता है हमें क्या करना है, पहले स्टेटमेंट समझना है, क्या बता रहा है, क्या गिवन डेटा दे रहा है, क्या फाइंड आउट करना है, बस ये हमारा पहला टारगेट होना चाहिए। तो पहले स्टेटमेंट समझते हैं, क्या लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक ऑब्जेक्ट को, ये मान लेते हैं ग्राउंड है, ठीक है, आप लोग ग्राउंड पे खेलने जाते हो राइट, आप देखते हो, अच्छा ये गेम खेला होगा आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ कि एक बहुत दूर खड़ा होता है और एक अलग कॉर्नर में खड़ा होता है, और वहां से आप बहुत जोर से बॉल फेंक के मारते हो एकदम हाइट पर, और जो दूसरा आपका पार्टनर होता है वो उसको कैच करता है। आपने बहुत खेला होगा, बॉयज गर्ल्स सभी खेलते हैं इस गेम को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बहुत एनर्जी के साथ बॉल को एक बहुत ही हाई हाइट पर भेजने की कोशिश करते हैं, और फिर जब वो नीचे आता है तो जो दूसरा साइड में अपना पार्टनर खड़ा होता है वो उसको कैच करता है, राइट। तो यहाँ पर बिल्कुल वही कंसेप्ट पे बात होगी। आप अगर वो गेम खेल चुके तो आपको बहुत आसानी से समझेगा, अगर जिसने नहीं खेला है वो डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ये बता रही थी कि आप ये चीजें करते हो लाइफ में। साइंस हमेशा हमारे लाइफ में जो होता है ना, डेली अपन आसपास जो देखते हैं या हम खुद कुछ कैसी चीजें करते हैं उसी से ही रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर देखो उसने क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, मतलब एक बंदा क्या कर रहा है, बॉल को बड़ी तेजी से क्या कर रहा है, ऊपर फेंक रहा है, वर्टिकली अपवर्ड। तो देखो अब समझ लो, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्टिकली कहा जा रहा है अपवर्ड, गया ऊपर, ठीक है। फिर क्या होता है, रीचेस अ हाइट ऑफ 500 मीटर। अभी आपने एक चीज ऑब्जर्व किए होंगे, कोई चीज ऊपर जाती है तो नीचे आती ही है, तो जब वो कितने ऊपर जाने वाली है ये कैसे डिसाइड होता है, कि जब हम वो ऑब्जेक्ट को उतने ऊपर फेंकते हैं ना, तो किस पे डिपेंड करता है, हम उसको कितनी एनर्जी दे रहे हैं। जितनी एनर्जी के साथ आप उसको फेंकोगे उतनी बड़ी हाइट वो अचीव करता है, ये बात तो आपको पता है, राइट। तो यहाँ पर भी समझो कि वो ऑब्जेक्ट को फेंका गया और वो ऑब्जेक्ट ने कितनी हाइट अटेन किया, मतलब कितनी हाइट पर पहुंच गया, वो पहुंच गया था 500 मीटर की हाइट पर। कहां तक पहुंच गया था, 500 मीटर की हाइट पे पहुंच गया। फिर क्या हुआ, वॉट वॉज इट्स इनिशियल वेलोसिटी। देखो इनिशियल वर्ड आ ही गए आपके सामने, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है u, आपको तो पता है क्या होता है u। हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ। अब वो पूछ रहा है हमें कि कितना टाइम लेगा नीचे आने में, कितना टाइम लेगा नीचे आने में, मतलब यहाँ पे तो पहुंच गया है
और यहाँ से अब क्या होगा, नीचे आएगा फॉर श्योर। तो नीचे आने में मतलब उसने कितना टाइम लिया ये हमको वो पूछ रहा है। और क्या अज्यूम करने बोलता कि जो ग्रेविटी है वो हमें लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना लेना है हमें, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो अब यहां से हम पहले निकाल लेते हैं गिवन डेटा। अब मुझे एक बात बताएंगे, गिवन डेटा लिखने के पहले मुझे एक बताओ, जब ये बॉल उस पर्सन के हाथ में था तब u क्या होगा। u मीन्स व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी। यही तो हमारा क्वेश्चन है कि u कितना था। अब ये अगर पता चलेगा तो हमको यही तो पता करना है ना u कितना आने वाला है। हमको इनडायरेक्टली हमको क्या बताया है कि उसकी हाइट को हम क्या बोलते हैं, s मानते हैं, राइट। तो s कितना बताया है, 500 मीटर बताया हुआ है। हमें निकालना है इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी। स्टार्टिंग वेलोसिटी मतलब उसने ऐसी कितनी वेलोसिटी उसको दिया था कि उसने 500 मीटर की हाइट गेन किया वो ऑब्जेक्ट ने। समझ में आया। तो हमको क्या बताना है कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी। फिर अब मुझे एक चीज आप बताएंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जाता है तो वो नीचे आता ही है। क्यों आता है, ऊपर जाना चाहिए ना, आसमान में कहीं खो जाना चाहिए। ऐसा होता है क्या, नहीं होता, आता है नीचे। क्यों आता है, क्योंकि जैसे जैसे वो ऊपर जाते जा रहा है तो ग्रेविटी क्या करती है, आप सबको पता है ग्रेविटी हर चीज को नीचे खींचती है। अब वो नीचे खींच रही है मतलब एक फोर्स लगा रही है ऑब्जेक्ट पे। समझ में आ रहा है। तो जब वो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाती है तो वो क्या कर रही है, उसको नीचे खींच रही है। और देखो वो उसको नीचे खींच रही है और वो ऑब्जेक्ट कहाँ जाना चाहता है, ऊपर। तो इसके बीच में क्या होता है, उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। किसकी, ऑब्जेक्ट की एनर्जी वेस्ट हो रही है ऊपर जाने में, और ग्रेविटी उसको क्या कर रही है, नीचे खींच रही है। नीचे खींच रही है और ये कहाँ जाना चाह रहा है, ऊपर जाना चाह रहा है और हाइट अटेंड कर रहा है ये। तो इसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, धीरे धीरे इसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, मतलब इसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है। आप जब चढ़ाव चढ़ते हो साइकिल लेकर तो आप देखते हो आपकी स्पीड एक स्ट्रेट रोड पर कुछ अलग होती है, बट आप जब एक हाइट पे चलाते हो, एक माउंटेन पे, एक हिल पर चढ़ाते हो साइकिल, तो आपकी स्पीड स्लो होते जाती है। क्यों, क्योंकि आपको क्या खींच रही है, नीचे ग्रेविटी खींच रही है और आप उसके अगेंस्ट में जा रहे हो। मतलब ग्रेविटी नीचे बुला रही है और आप कहाँ जा रहे हो, ऊपर 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 और जाते जा रहे हो। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यही समझो कि ऑब्जेक्ट भी ऊपर जा रहा है और उसको नीचे कौन खींच रहा है, ग्रेविटी। और वो खींचने की वजह से क्या हो रहा है, इसकी जो स्पीड है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर इसकी जो स्पीड है वो क्या हो रही, डिक्रीज हो रही। अब इतनी डिक्रीज हो गई एक पॉइंट पर कि वो जो पॉइंट पर उसने हाइट अटेंड किया 500 मीटर, वहां पर उसकी वेलोसिटी पूरी क्या हो गई, 0। मतलब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो क्या आ गई, 0 आ गई। और जैसी 0 हुई अब उसके पास कुछ एनर्जी बची क्या, और ऊपर जाने के लिए नहीं बची। तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट वो पॉइंट से नीचे गिरने लगेगा, क्योंकि अब ग्रेविटी पावरफुल है और इसके पास कुछ एनर्जी बची क्या, ग्रेविटी के साथ फाइट करने के लिए नहीं। अब जब एनर्जी नहीं बची तो वो क्या होगा, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे आ जाएगा। मतलब यहां से देखो ऑब्जेक्ट फिर नीचे गिरना स्टार्ट होगा। समझ में आया, ग्राउंड की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा उसका। तो हमने क्या समझा कि कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जाता है तो उसकी जो स्पीड है, उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज ही होती है। किसके वजह से डिक्रीज होती है, ग्रेविटी के वजह से, जो ग्रेविटी उसके ऊपर अप्लाई हो रही है। समझ में आ गया इतना। तो हमको क्या पता चला कि इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालना है और जो फाइनल वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर 500 मीटर की हाइट पर वो क्या हो जाती है, 0। और यहाँ पर 0 होती है, उसी के बाद वो ग्राउंड की तरफ वापस गिरना चालू होता है। समझ में आ गया। तो हमारे पास अभी यहाँ पे अपन गिवन डेटा लिख लेंगे। क्या लिखेंगे गिवन डेटा में, हम लिखेंगे गिवन में हमें दिया है एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया। रीचेज अ हाइट, हाइट बताई है कितनी, 500 मीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे h विच इज नथिंग बट s, दैट इज 500 मीटर्स। ठीक है। व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी। अब इनडायरेक्टली हमें टू फाइंड क्या बोला है, इनिशियल मतलब u निकालो बोलता है पहला। ठीक है। फिर बोलता है हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ। कितना टाइम लेगा वो ऑब्जेक्ट नीचे आने में, ठीक है, वापस। तो हमें क्या निकालना है, सेकंड पर टाइम, कितना टाइम लेगा ये। ठीक है। अज्यूम क्या करना है कि हमें जो g है वो मिला है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी हो गया। और इसके अलावा हमने एक चीज और फाइंड की। क्या फाइंड आउट किया कि v जो है वो क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड है, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है। ठीक है। अब यहां पे हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला। ठीक है। और ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या यूज होने वाला है,
फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। अब देखो ये एस जी वी, अगर जब आपको ऐसे कुछ लेटर्स दिखते हैं ना तो आपको समझ लेना है कि हम यहाँ पर कुछ ना कुछ इक्वेशंस ही लगाने वाले हैं। फिर से हम वो तीनों इक्वेशंस लिख लेते हैं। वो तीनों इक्वेशंस क्या थे? एक था v इज इक्वल्स टू यू टी, यू टी नहीं था, u प्लस जी टी, ऐसा लिखेंगे। g इसलिए यूज कर रहे हैं, आपको पता है ग्रेविटेशन में, क्योंकि एक्सेलरेशन से ज्यादा यहाँ पर हम ग्रेविटी की बात करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पर s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और एक आता है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। हो गए तीन इक्वेशंस। अब क्या करना है इसमें? अब हमें डिसाइड करना है ये तीनों इक्वेशन को देखकर और हमारे गिवन डेटा को देखकर, टू फाइंड को देखकर कि हम इसमें से कौन सा सिलेक्ट करें। कैसे सिलेक्ट करेंगे अब भी आपको बताया मैंने। आपको देखना है ये एस, लेटर जी और वी, और हमारा पहला जो है जो हम फाइंड करने वाले वो क्या है? यू। ये कहाँ दिख रहा है? तो पहले देखते हैं यू है यहाँ पर, हमें यू चाहिए, जी चाहिए, एस चाहिए, और वी अगर रहा तो भी चलता, नहीं रहा तो भी चलता है, पर हमें ये तीन लेटर्स चाहिए। यू दिख रहा है, जी दिख रहा है, टी, तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन यूज नहीं करेंगे। दूसरा देख लो, एस दिया है, राइट, जी दिया है, हाँ, यू दिया है, ओके। अब यहाँ पर टी भी आ गया। अब हमारे पास टी है क्या? अगर यू और टी दोनों है तो हम कैसे निकाल सकते? कोई भी एक टर्म हमें निकालनी होनी चाहिए। अगर वो इक्वेशन में दो टर्म है तो कोई मतलब नहीं है उस फॉर्मूले को यूज करने का, तो हम इसे भी यूज फिलहाल नहीं करेंगे। किसके लिए? यू निकालने के लिए। अब लास्ट बच जाता है, इसमें देखो है क्या? एस, हाँ, जी भी है, राइट, यू है, वी है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करके क्या निकालेंगे? यू की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व कर लेते हैं। अभी आपको फॉर्मूला सिलेक्ट करना तो आ ही गया है। अब देखते हैं सोल्यूशन। अब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे हम। फर्स्ट हमें क्या निकालना है? इसमें यू निकालना है, राइट। अब यू निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला सिलेक्ट किया। अब मुझे एक बताओ, इसमें एक छोटा सा हमें फिर से कोई चेंजेस करने पड़ेंगे फॉर्मूले में। कैसे चेंजेस करने पड़ेंगे आप पहले समझो। ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहा जा रहा है ऊपर, वर्टिकली ऊपर, मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी। अगर कोई किसी के अगेंस्ट जाता है तो वो क्या कर रहा है? ग्रेविटी के, अगर अपन बताओ, अगर एक ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट भी उसके साथ जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे? दोनों को ऐड कर सकते ना, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। बट समझो कि अगर एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है और एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये क्या होता है? इनके जो भी डायरेक्शन से ये अपोजिट है मतलब ये आपस में क्या हो गए? माइनस, मतलब सब्ट्रैक्ट हो गए। तो यहाँ पर भी समझो, ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहा जा रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी नीचे खींची, और ये कहा जा रहा है ऊपर, तो अपोजिट हो गया, ठीक है। अपोजिट होने की वजह से अभी हम यहाँ पे जो जी की वैल्यू है वो क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे? नेगेटिव। अगर मान लो जब ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, मतलब ग्रेविटी के पास ही गिर रहा है, ग्रेविटी के पास ही जा रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा? जी वहां पे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि यहाँ हम क्या लेंगे? जी को नेगेटिव लेंगे, पर जब ऑब्जेक्ट नीचे खुद ग्राउंड के तरफ आएगा तब हम जी को क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। समझ में आ गया? देखो कितना आसान है। ओके, तो यहाँ पर हमको u निकालना है। अब हमने फॉर्मूला लिया था v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2gs। अब ये जो g है तो ये g के लिए आप देखो इसमें पहले ही नेगेटिव लिख लो। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू एस। आई थिंक सबको समझ में आया कि हमने ये माइनस जी क्यों लिखा। क्योंकि ऑब्जेक्ट कहा जा रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी, इसीलिए। तो अब हम यहाँ पर बस वैल्यूज पुट करेंगे। क्या वैल्यू पुट करना है? v की वैल्यू होती है 0 जो हमें दी हुई है। u की वैल्यू क्या दी हुई है पता नहीं, मतलब हमें वो निकालना ही है। प्लस 2 इंटू माइनस जी बोला, मतलब g की वैल्यू कितनी है? 10, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? -10। और s की वैल्यू है 500, करेक्ट। अब क्या करेंगे हम? बस सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यू स्क्वायर, इसको 0 रहने दो फिलहाल, तो ये हो जाएगा 2। अब मुझे एक बताइए, ये जो 2 है और ये जो -10 है, ठीक है, तो अगर मैं इसको 2 10 20 करती हूँ तो ये -20 हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं -20 इंटू ये क्या हो जाएगा? 500, करेक्ट है। अब क्या करेंगे? देखो प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस देता है, आपको मैथ्स पता है ये बेसिक। तो ये क्या हो जाएगा? -20 इंटू 500 हो जाएगा, और यहाँ 0 का 0 रह गया। अब क्या करेंगे हम? u निकालना है, तो जिसको निकालना है उसको क्या करते हैं हम लोग? अकेला करते हैं। इसको अकेला कर दो, और ये जो पूरी माइनस के साथ वैल्यू है उसको इक्वल्स टू के इधर ले जाएंगे।
मतलब उसके अदर साइड में। अब माइनस जब इक्वल्स टू के अपोजिट साइड जा रहा है तो क्या बन जाता प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +20 हो जाएगा ये, राइट, इंटू 500 और इधर क्या बचेगा सिर्फ u स्क्वायर। ये प्लस लिखने की जरूरत है नहीं, प्लस नहीं लिखो तो चलता है, ठीक है। अब यहाँ देखो हमारे पास ये प्रॉपर वैल्यू आ गई, प्रॉपर इक्वेशन आ गया है। अब इसको सिंपली आप या तो मल्टीप्लाई कर लो, अगर जिसको जैसे जमता है। जैसे देखो 520 कितना होता है, इट इज 100। 5 अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे प्रॉपरली रफ वर्क करोगे तो आपको इसका आंसर इतना ही आने वाला है। क्या आएगा 10,000 आने वाला है। क्या आने वाला है 10,000। अब मुझे एक बताएंगे कि 10,000 को अगर हम लोग, अब यहाँ पे स्क्वायर चाहिए क्या u के पास, वैल्यू तो u की निकालनी है, स्क्वायर में थोड़ी बोला है u ही निकालना है। तो हम इसका स्क्वायर क्या करेंगे, इसके लिए क्या बन जाएगा अंडर रूट, क्योंकि हम स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो ये स्क्वायर जब हम इसको शिफ्ट करेंगे, क्योंकि स्क्वायर उसको नहीं चाहिए, तो हमने स्क्वायर क्या किया, इस नंबर को शिफ्ट किया, तो इसके लिए क्या बन जाता है, वो अंडर रूट बन जाता है। तो हमने यहाँ पे अंडर रूट में लिख लिया इसको, और इधर क्या लिखा है u, क्या लिखा हमने u। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसकी बहुत सारे टेक्निक्स है, मेथड्स है, आप लोग फॉलो कर सकते हो जो आपको सही लगता है, इजी लगता है। मैं यहाँ पर बहुत सिंपली फैक्टराइजेशन मेथड होती है ना अपनी, ये वाली मेथड से निकाल के बताती हूँ। जैसे यहाँ पे 10,000 लिखा हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे, जैसे 10 से कट रहा है तो मैं सिंपली 10 से लिखती हूँ, 10 1 = 10, 0 * 0, 0 * 0, 0 * 0। फिर क्या लेंगे, फिर से 10 1 = 10 लिया, ठीक है, फिर इसका 0 * 0, 0 * 0, ठीक है। फिर इसके बाद वापस मैंने इसको 10 से कट किया, 10 10 1 = 10 और ये 0 * 0। अगर आपको ऐसा नहीं समझता है तो इसको आप कैसे बाहर निकालोगे, इसको आप स्क्वायरिंग करोगे, जैसे ये मैं बाद में बताऊंगी कैसे कर सकते हो आप लोग। फिलहाल ये एक सिंपल सी टेक्निक से मैं आपको बता रही हूँ। फिर ये हो जाएगा 10 1 = 10। अब 1 आ गया तो 1 को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो कितने बार मिला अपने को 10, 4 टाइम्स। कितना टाइम मिला 4 टाइम्स। अब आप कैसे लिखोगे इसको, देखो इधर आप यहाँ लिखोगे ऐसे अंडर रूट में 10 × 10 अगेन 10 × 10, और इधर पे क्या लिखना है, हमें u निकालना है, करेक्ट। अब रूट के बाहर अगर आपको नंबर को निकालना है तो क्या चाहिए, पेयरिंग चाहिए। इसको कर लो पेयर, इसको कर लो पेयर, हो गई पेयरिंग। अब ये पेयर है तो सिर्फ एक ही बाहर निकलेगा, मतलब एक पेयर, पेयरिंग में क्या होता है, एक ट्रीट किया जाता है ना पेयरिंग को। तो हमने इसका एक 10 बाहर निकाल लिया, यहाँ पर इसका एक 10 बाहर निकाल लिया, और ये u। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, 10 10 से क्या हो गया 100, और ये आ गया u। तो हम इसको थोड़ा सा अच्छे से करके लिख लेंगे, तो u = 100 मीटर/सेकेंड। यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे। आपके मार्क्स भी कट सकते हैं स्कूल में, जहां भी आप बोर्ड भी अपेयर हो रहे तो वहां पर भी मार्क्स कटेंगे, प्लीज यूनिट मेंशन करेंगे आप, ठीक है। तो u की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 100 मीटर/सेकेंड। आई होप सबके पास यही वैल्यू आई होगी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब जो हमको नेक्स्ट गिवन टू फाइंड निकालना था वो क्या है, t, ठीक है, टाइम। अब देखते हैं टाइम कैसे निकालेंगे हम। सिंपली आपको अगर टाइम निकालना है तो इस टाइम के लिए अपन कैसे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। अब इस टाइम के लिए पहले तो आपको ये समझना है कि उसने क्वेश्चन में बोला है हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ। यहां से उसका टाइम शुरू हुआ, ये टाइम उसने पूरा लिया नीचे आने में, मतलब उसने जाने के लिए भी टाइम लिया है और नीचे आने के लिए भी टाइम लिया है। ये तो समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि उसने क्या बोला है कि कितना टाइम लगेगा ये वापस नीचे आने में ग्राउंड पर। तो हम इसके ट्रैवलिंग का टाइम भी लेंगे कि मतलब ये जब ऊपर जा रहा है वो भी टाइम काउंट करेंगे, और वहां से नीचे आ रहा है वो टाइम भी हम काउंट करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे टोटल टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे इसके लिए, दैट इज v = क्या है, u + gt। ये बड़ा ही आसान फॉर्मूला है, ठीक है। ये यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, अब देखो v की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 है फॉर श्योर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। u क्या है, u अब भी निकाला हमने, कितना निकाला 100 निकाला, ठीक है। g, अब ये g क्या लेना है हमें, सबसे बड़ी बात यही है कि हमें g को क्या लेना है। क्या लेंगे यहाँ पर, नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे। तो हम पहले समझ लेते हैं कि ये जो ऊपर जा रहा है तो हम पहले इसका एक हाफ निकाल लेते हैं, फिर अदर हाफ निकाल लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ में कितना ले रहा है g, माइनस में लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस क्या लिखेंगे 10 इंटू टाइम जो कि हमें अभी निकालना है, तो t को वैसे ही रहने देंगे आप, ठीक है। फिर आप इसको सिंपली सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 100 - 10t। देखो ऐसे ही आएगा, 10t = 10t और प्लस माइनस माइनस हो जाता है,
ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, ये जो 100 है इसको आप क्या करोगे, इधर ले जाओगे क्या, नहीं। अब देखो ये नेगेटिव वैल्यू है, अपन इस नेगेटिव को इधर ले जाते हैं पॉजिटिव पर आने के लिए, क्योंकि जिसको आप निकाल रहे हो वो कभी नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। समझ में आया, ये बात भी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो हम इसको पॉजिटिव कर लेते हैं, तो देयरफॉर हम इधर लिखेंगे 10t इज इक्वल्स टू 100, क्योंकि ये जो 10t है वो क्या हुआ है, वो यहाँ पर आ गया है। अब क्या करेंगे, t के साथ में कुछ चाहिए क्या, कोई चाहिए क्या, नहीं चाहिए, तो हमने 10 को क्या लिया, 100 के नीचे ले लिया डिवीजन में। ठीक, अब ये 0 0 कट गया, कितना बचा 10, मतलब हमारा टाइम कितना निकला है, t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। कितना निकला, 10 सेकेंड्स। पर ये 10 सेकेंड्स किसके लिए निकला है, यहां से सिर्फ एक हाइट पहुंचने तक का उसको टाइम कितना लग गया, 10 सेकेंड्स, इतना मिला अभी तक हमें। अब हमको क्या बोला था, नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, ग्राउंड पर आना है ना वो ऑब्जेक्ट को, तो उसने कितना टाइम लिया है। तो आपको एक चीज थ्योरी में लिखा हुआ है ये, बट आपको ये चीज समझना जरूरी है कि जितना टाइम वो ऊपर ले जाने को, ऊपर एक हाइट अचीव करने को ले रहा है, उतना ही टाइम वो ग्राउंड पर आने के लिए भी लेगा। ठीक है, तो देयरफॉर हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं आप, कि टी मतलब टाइम फॉर द ऑब्जेक्ट, टाइम फॉर द ऑब्जेक्ट, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू गो अपवर्ड, गोइंग अपवर्ड, फॉर गोइंग अपवर्ड, मतलब ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में जो टाइम लगा इज इक्वल्स टू टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, ओके, ऑब्जेक्ट कमिंग डाउन, ठीक है। और ये कितना है अपने को बताइए, 10 है, तो फॉर श्योर टाइम इसका भी क्या होगा, 10। समझ में आया, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट 10 plus 10 which is 20 seconds। मतलब पूरा टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम ग्राउंड एंड देन अगेन कमिंग टू ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से शुरू किया और ग्राउंड पर आने के लिए उसको टोटल कितना टाइम लग गया, 20 सेकेंड्स। तो यहाँ पर हमारा टाइम कितना निकला है, 20 सेकेंड्स। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया है कि हमने टाइम कैसे फाइंड आउट किया और इनिशियल वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट किया ऑब्जेक्ट की। समझ में आ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ई। ओके, तो ये है हमारा 5th क्वेश्चन, ठीक है। इसको भी समझ लेते हैं, स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। देखो, अ बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल, अ बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल एंड रीचेस द ग्राउंड इन 1 सेकेंड। मतलब एक टेबल है, ठीक है, मैं ऐसा छोटा सा टेबल बना लेती हूँ, ठीक, ये टेबल है, इस टेबल से जो बॉल है, ये बॉल नीचे ग्राउंड पर गिर जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर कितना टाइम लिया उसने वो ऑब्जेक्ट को नीचे ग्राउंड पर आने के लिए, 1 सेकेंड लगा। कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड। टेबल से बॉल नीचे ग्राउंड पे आएगा, उसको 1 सेकेंड लगा। अज्यूमिंग g इज इक्वल टू 10, यहाँ पर हमको क्या बताया गया कि g को 10 मीटर पर सेकेंड मान लो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लेते हैं, ग्रेविटी। कैलकुलेट क्या करना है, स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड, मतलब हमको स्पीड मतलब इनडायरेक्टली हमको यहाँ पे क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। स्पीड इज नथिंग बट वेलोसिटी निकालेंगे। एंड हाइट ऑफ द टेबल, मतलब ये टेबल की कितनी हाइट थी, जहां से वो बॉल गिरा, कितनी हाइट से वो ऑब्जेक्ट नीचे ग्राउंड पर गिरा है, तो हमको इनडायरेक्टली यहाँ पर क्या निकालना है, टेबल की हाइट निकालना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया कि एक ऑब्जेक्ट है, वो ग्राउंड पे गिर रहा है, उसको सिर्फ 1 सेकेंड लगा ग्राउंड पर आने के लिए। अब क्वेश्चन में पूछता है कैलकुलेट इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड, मतलब उसको ग्राउंड पर जब वो ग्राउंड पे गिरा वो किस वेलोसिटी के साथ गिरा, और दूसरा कि हाइट ऑफ द टेबल क्या है, वो टेबल की हाइट कितनी है, दैट्स इट। तो हम लोग यहाँ पे गिवन लिख लेंगे। फिर से गिवन में आप क्या लिखोगे, गिवन में आप लिखोगे, पहले आपको गिवन में क्या दिया है, टाइम, तो आप लिख लेते हो टाइम इज 1 सेकेंड, और हमको ग्रेविटी दी हुई है g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। इसके बाद हमें क्या पता करना है, टू फाइंड, कैलकुलेटेड स्पीड, तो टू फाइंड, ठीक, टू फाइंड में फर्स्ट निकालना है आपको स्पीड, दैट इज v। एंड अच्छा, आप सोच रहे होंगे मैम v ही क्यों, u को भी तो वेलोसिटी बोलते हैं,
u को वेलोसिटी बोलते हैं, बट आप मुझे ये बताइए कि u तो इसका स्टार्टिंग वेलोसिटी हुआ ना, और स्टार्टिंग में क्या है वो 0, क्योंकि वो कोई मोशन परफॉर्म कर रहा था क्या, नहीं, तो वहां पर u क्या रह जाएगा 0। तो हम लोग यहाँ पे गिवन में u को भी लिख लेते हैं कि u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। आप समझ में आया कि हम ये वाली v वाली वेलोसिटी क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जब वो मोशन में आता है तो उसके पास कौन सी वेलोसिटी होती है, v, दैट इज फाइनल वेलोसिटी होती है, ठीक है। ओके, देन सेकंड इस पे जाते हैं हम लोग। सेकंड पे हमारे पास क्या लिखा है, हमें हाइट निकालनी है टेबल की, तो हम h को हम क्या बोलते हैं, s। समझ में आ गया। मैं ये दो इसलिए लिखती हूँ बार बार ताकि आप इस लेटर से वाकिफ हो जाओ कि जब हाइट बोल रहा है तो हम s लिखेंगे, या डिस्टेंस बोल रहा है तब भी हम s लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ से हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फिर से आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर हम कौन से फॉर्मूलेज यूज कर सकते हैं। अब तक आपने गेस कर ही लिया होगा। फिर से हम क्या यूज करने वाले हैं, उन 3 इक्वेशंस को यूज करेंगे। क्या है वो 3 इक्वेशंस, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए के जगह क्या लिखेंगे हम, g लिखेंगे। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लिखेंगे, राइट। देन हम लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। देखो 3 इक्वेशंस लिख लिया। आप सिलेक्ट करना है फर्स्ट 2 पॉइंट निकालने के लिए, दैट इज v। अब पहला v निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लेने वाले हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन में हमें निकालना है फर्स्ट, दैट इज v इज इक्वल टू, आई डोंट नो व्हाट इज इट, देखते हैं कैसे निकालेंगे। अब हमें क्या क्या लेटर्स चाहिए, t चाहिए, g चाहिए एंड v, और अगर u भी रहा तो चलेगा, करेक्ट। तो ये 4 लेटर्स आपको कौन सी इक्वेशन में दिख रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन चेक करो, v है, राइट, u भी है, g भी और t भी है। तो देखो पहला इक्वेशन मिल गया हमें जिसमें सारे लेटर्स है, तो हम पहला इक्वेशन यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। अब v की वैल्यू कितनी है वही तो हमें फाइंड आउट करना है। u तो हमें पता है 0 रहा, g कितना था 10 एंड टाइम कितना लिया उसने 1 सेकेंड, राइट। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू 10, और 10 मतलब मीटर पर सेकेंड, ये नहीं भूलेंगे आप। देखो v इज इक्वल टू नथिंग बट 10, और हम इसको प्रॉपरली यूनिट के साथ लिखकर एक बॉक्स में लिख देंगे। देन अब सेकंड फाइंड आउट करना है। सेकंड क्या है हमें फाइंड आउट करने के लिए, s, वी हैव टू फाइंड आउट s। अब देखो s के लिए हमारे पास कौन से लेटर्स है, अभी v को भी ले सकते हैं क्योंकि v की वैल्यू हमने निकाल लिया। तो अब हमें ये सारे लेटर्स देखना है कि हमारे पास मैक्सिमम लेटर्स आते हैं क्या। चलो ये सेकंड इक्वेशन चेक करते हैं। s है, इसमें u भी है, ठीक है, u भी हमारे पास है, t भी है, g भी है एंड t भी है। तो हम लोग ये सेकंड वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं, करेक्ट। तो चलो ये सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। कर सकते हैं कि नहीं। अब आप बोलेंगे मैम सेकंड वाला यूज कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। आपको s निकालना है तो s हमारे पास दिया है, g की वैल्यू भी आपके पास है, u की भी वैल्यू है और v की भी वैल्यू है। आप थर्ड इक्वेशन को भी यूज कर सकते हैं। अब मैंने सेकंड सिलेक्ट किया है, सेकंड में कैसा है ज्यादा स्क्वायर्स नहीं है तो सिंप्लीफाई हो जाता है। अगर आप करना चाहो तो आंसर तब भी सेम आएगा, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो s की वैल्यू हमें निकालना है, u है 0, t है 1 हाफ, g कितना दिया हुआ है 10, t अगेन इट इज 1 स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, s इज इक्वल टू 1 0 0 प्लस हाफ इंटू 10, 10 1 इज 10, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे सिंपली कट कर सकते हो, 2 1 2 5 10, मतलब s कितना आ गया आप लोग के पास 5 मीटर्स। अपने को किसमें बताना है, मीटर्स में बताना है, यूनिट डिस्टेंस का, ठीक है। तो s इज इक्वल टू 5 मीटर। आई होप आप सबको ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करने में आसानी गई होगी। हमने एक v निकाला और एक क्या निकाला, s। तो ये रहा हमारा 5th प्रॉब्लम। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं जल्दी से। तो ये रहा हमारा f प्रॉब्लम, ठीक है। अब इस f प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको बड़े बड़े नंबर्स दिख रहे होंगे, राइट, क्योंकि आप यहाँ पर आपको बताया है मास ऑफ अर्थ एंड दूसरा दिया आपको मास ऑफ मून, तो उसके थोड़े से बड़े बड़े से वैल्यूज दिए हुए हैं। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके हम कैसे आंसर निकालेंगे ये हम समझ लेंगे, ठीक है। ओके, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा डायग्राम फिगर बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए ये एक्चुअली प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है। देखो, द मास ऑफ अर्थ एंड मून कितना दिया हुआ है, 6 × 10⁻24 और एक दिया हुआ है 7.4 × 10⁻22।
ये 2 मासेस दिए हुए हैं, ठीक है। ओके, इसके अलावा अपने पास क्या दिया हुआ है नेक्स्ट, वो बोलता है द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3.84। कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है दोनों के बीच में कि वो 3.84 10⁵ किलोमीटर्स है, ठीक है। तो हम इसको पहले इधर पे छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं कि मान लो एक अर्थ है और एक मून है यहाँ पर, और ये दोनों के अपने अपने कुछ मास है, ठीक है, या दोनों के अपने मासेस है, और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है अपने को, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है। और आपको ये चीज पता है कि यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। आपको इसके बारे में पता होगा जब आप थ्योरी पढ़ते हो इस पर्टिकुलर लेसन की, ग्रेविटेशन की, तो आपको ये पता चलता है स्टार्टिंग में ही कि दो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर भी समझो कि ये भी इस पर कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये भी इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब ठीक है, ये चीज तो हमें थोड़ी सी डायग्राम से समझ में आ गई कि हम क्या करने वाले हैं। अब देखो द मास ऑफ अर्थ एंड मून, तो हमको यहाँ पे गिवन में जो लिखा हुआ है हम वो लिख लेंगे पहले। अभी थोड़ा सा यहाँ पर हम यूनिट पर फोकस करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें यूनिट क्या चाहिए रहता है मीटर्स में, क्योंकि हम जब कैलकुलेशंस कर रहे हैं एज यू नो कि यहाँ पर हम देखो क्या लिखते हैं, मीटर और केजी। तो हमको यहाँ पर ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, किलोमीटर। ये चलेगा क्या अपने को, नहीं, हमें मीटर्स पे जाना है इसको। तो हम इसको कन्वर्ट भी कर लेंगे, मैं आपको सिखा देती हूँ कन्वर्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं गिवन द मास ऑफ अर्थ एंड मून। अर्थ का मास कितना है, मास ऑफ अर्थ, हम ऐसा लिख लेते हैं, या समझ लो मास ऑफ अर्थ को हम कैपिटल एम से बताते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ मास ऑफ अर्थ, जिसको हम कैपिटल एम से बता लेते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 6 × 10⁻24 kg, ठीक है। इसके अलावा दूसरा मास क्या दिया हुआ है आपको, मास ऑफ मून दिया हुआ है, और ये मास ऑफ मून को मान लेते हैं स्मॉल एम, जिसको हम क्या लिखेंगे, 7.4 × 10⁻22 kg। अब ये दोनों में चेंजेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों सेम यूनिट पे, दैट इज kg, राइट। अब नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि दोनों के इस दोनों मासेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो है, हम यहाँ लिख लेते हैं डिस्टेंस, ठीक है। और इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं फिलहाल r लेटर से, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में r वर्ड मतलब जो r लेटर है वो यूज हो रहा है, और वो जो r लेटर है वो रेडियस बोलता है। रेडियस इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ, वी कैन टेक लाइक डिस्टेंस। हम यहाँ इस न्यूमेरिकल में उस r को हम एज ए डिस्टेंस भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस को हमने मान लिया है r, ठीक है। अब वो कितना दिया हुआ है, 3.84 × 10⁵ किलोमीटर्स। अब किलोमीटर चलेगा क्या, नहीं, हमें मीटर चाहिए। कैसे करते हैं मीटर में कन्वर्ट, आपको पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, इट इज 1000 मीटर्स, राइट। अब मुझे बताओ ये किलोमीटर में दिया है, दैट इज 3.84 × 10⁵। अब मुझे मीटर्स में चाहिए, तो कैसे करेंगे, अगर आपने ये लिखना सीख गए तो आप आराम से अब इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करोगे, कुछ नहीं, बस आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको मान लो आप x, हमको पता नहीं है ना ये वैल्यू क्या है, हमें यही तो निकालना है, तो इसको मैंने x मान लिया। अब क्या करोगे, इस वैल्यू को इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो हम देखो कैसे लिखते हैं, 3.84 × 10⁵। अब ये जो 3 जीरो है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि 10⁻3। इट इज करेक्ट, राइट। हम इतने जीरो लिखने से अच्छा हम इसको पार में लिख लेते हैं। तो 3.84 × 10⁵ × 10⁻3। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, आपको पता है ये दोनों प्लस प्लस है, तो प्लस 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 होता है तो पावर्स ऐड होती है, तो 3.84 × 10⁸ क्या है ये, मीटर्स। तो हम यहाँ पर सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे इसको 3.84 × 10⁸ मीटर्स। तो देखो हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, किया कि नहीं, किया है। तो आप ये नोट डाउन करेंगे कि हम कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। ओके, तो हम नेक्स्ट अभी इसको सॉल्व करेंगे। फाइंड, ठीक है, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, कैपिटल F, ठीक है। अब सोल्यूशन में देख लेते हैं कैसे करेंगे। सोल्यूशन में, सोल्यूशन के पहले हम लिखते हैं फॉर्मूला, राइट। कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पर कैपिटल F, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, दैट इज कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन
आर स्क्वायर, इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके लिए सोल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे सोल्यूशन में? एफ को तो निकालना है, आप वैसे ही रखोगे। जी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 6 पॉइंट, देखो ये इधर लिखा हुआ है 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11। कैपिटल एम की वैल्यू क्या है? 6 इंटू 10 टू द पावर 24, और यहाँ लिखा हुआ है 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22। ठीक है, अब इसके नीचे हम लोग को आर की वैल्यू लिखना है। हम आर की ये वाली वैल्यू लेंगे क्या? नहीं, हम आर की ये न्यू वैल्यू लेंगे, दैट इज 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8, ये वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, सॉरी अब इसको दो बार नहीं लिखेंगे, स्क्वायर है तो हम डायरेक्टली इधर 10 टू द पावर 8 लिखकर हम ऐसे डायरेक्ट स्क्वायर लिख देंगे, ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, इसके आगे हम इसको थोड़ा सा और हम स्प्रेड करके लिखते हैं प्रॉपरली सारे नंबर्स को एक साथ। तो 6.7 फिर 6 एंड देन 7.4, और सारे जो ये पार वाले इनको साथ में लिख लेते हैं। तो ये साथ में लिख लिया अपन ने इसको। ठीक है, 10 टू द पावर 22, और अब नीचे में भी हम थोड़ा सॉर्ट कर लेंगे, लाइक 3.84 लिखा हुआ है तो ये स्क्वायर में है ना, तो हम इसको दो बार लिखेंगे, राइट। तो ऐसे दो बार लिख लिया, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 8 अगेन 10 टू द पावर 8। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि इस वैल्यू को दो बार मल्टीप्लाई करना है, तो हमने देखो इसको दो बार लिख लिया। ठीक है, इसके आगे जाते हैं। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो हम पार्ट्स को सॉल्व कर लेते हैं। -11 प्लस 24 कितना देगा हमें? ये प्लस माइनस माइनस, मतलब ये देगा आपको 4 - 1 is 3, 2 - 1 is 1, तो 13 मिला। अब 13 में हम क्या करेंगे? प्लस साइन है, अब प्लस 22 करना है, तो प्लस 22, प्लस प्लस इज प्लस, 3 + 2 is 5, 1 + 2 is 3, तो कितना मिला हमें? 35 मिला, राइट। तो हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पर? f इज इक्वल्स टू 6.7 इंटू 6 इंटू, ये वैल्यूज को वैसे ही लिख रहे हैं हम लोग, 7.4। पार में क्या आ गया हमारे पास? 35 आ गया। और अगर इसकी वैल्यू हम नीचे की देखते हैं, दैट इज डिनोमिनेटर, दैट इज 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10 टू द पावर, अब 8 + 8 क्या होता है? 16, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर? 16, राइट। अब इस 16 के बाद हमें क्या करना है? ये जो प्लस 16 है ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -16, तो 35 - 16 कितना देगा आपको? ये कितना देगा? ये 1, एंड यहाँ पर मिलेगा आपको, ये देखो ये 2 हो गया, ये बन जाएगा 15, तो कितना देगा? 4 + 5 is 9, बराबर है 19 मिलेगा आपको। ठीक है, अगर आप इसको ऊपर माइनस करते हो तो ये देगा आपको 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू 10 टू द पावर 35 माइनस क्या किया हमने? 16 किया, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 19। हम इसको वापस से एक बार लिख लेते थोड़ा क्लियरली, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 10 टू द पावर प्लस 19 अपॉन 3.84 इंटू 3.84। ठीक है, अब क्या करना है? देखो यहां से मेन ट्रिक है, क्या करना है आपको? ये नंबर्स को राउंड अप करना है इनके नियरेस्ट वैल्यू तक, नियरेस्ट होल नंबर तक। ठीक है, तो इसका नियरेस्ट होल नंबर क्या बनता है? अगर आप इसको देखो 6.7 को, तो ये नियरेस्ट क्या जा सकता है? 7 के पास, नियरेस्ट है 7 के लिए। ठीक है, यहाँ पर 6, 7.4 किसके नियरेस्ट है? 7, और नीचे में देखो डिनोमिनेटर में 3.84 किसके करीब है? 4, यहाँ पर भी 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 19। तो हमने क्या किया ये स्टेप में? ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप थी। हमने क्या किया? थोड़ा अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट वैल्यू निकाला, मतलब नियरेस्ट होल नंबर की वैल्यू लिखा यहाँ पर डेसिमल्स के। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो इसको आगे और कैसे कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सिंपली हमने लिखा है 7 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 10 टू द पावर 19 अपॉन 4 इंटू 4। तो इसको सिंपली मैं 2 से कट कर लेती हूँ, तो 2 3 = 6, 2 2 = 4, तो जो बच गया हम लिख लेंगे 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 10 टू द पावर 19, और यहाँ बच गया 2 इंटू 4। अब क्या करते हैं? एक आधे नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि कोई नंबर आपस में एक ही नंबर से नहीं कट रहे, पर अब मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर में जिस नंबर से हम उसको डिवाइड करेंगे वही नंबर से हमको न्यूमरेटर में भी डिवीजन करना है।
तो मैंने यहाँ पे जैसे 2 1 कट किया, तो मैं इस नंबर को कट कर लेती हूँ, तो ये बन जाएगा 2 3 6 2 5 10। चलेगा? तो मैंने क्या ले लिया, 3.5 हो गया। अब यहाँ पर देखो 7 इंटू 3 इंटू 3.5 और नीचे क्या बच गया है 4 इंटू 10 टू द पावर 19। अब इसको वापस हम कट कर सकते हैं, देखो 2 2 4, ये क्या बन जाएगा 3.5, क्योंकि हमने इसको 2 से कट किया। वापस अगर मैं इसको 2 से कट करती हूँ, 2 1 एंड अगेन आई एम कटिंग दिस विथ 2, तो ये बन जाता है 2 1 2, राइट। फिर 2 7 14, 2 5 10, मतलब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 1.75 इंटू 3 इंटू 3.5 इंटू 10 टू द पावर 19। समझ में आया? देखो डिनोमिनेटर हमने बराबर 1 पे लेकर आ गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं आप, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लो, या तो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज भी आप निकाल सकते हो। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो देखो क्या आंसर आता है 1.75 इंटू 3, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 3 5 15, 7 3 21, प्लस 1 इज 22, 2 कैरी, 3 1 3, 3 प्लस 2 इज 5। डेसिमल कितने नंबर के बाद, 2 नंबर, तो 2 नंबर्स के पहले में हमने लगा दिया डेसिमल। क्या मिला 5.25 इंटू 3.5 इंटू 10 टू द पावर 19, ठीक है। अब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लो आप, 5.25 इंटू 3.5, तो 5 5 25, 5 2 10 प्लस 2 12, 5 5 25 प्लस 1 6, 3 5 15, ठीक है, 3 2 6 प्लस 1 7, 3 5 15। आप ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है जो मैं कर रही हूँ, आप भी कर सकते हैं अपने रफ वर्क में। 5 7 प्लस 2 प्लस 5 इज 7, 6 प्लस 7 इज 13, ये हो जाएगा 8 1, और कितने नंबर के बाद पॉइंट 1 2 3, 1 2 3, 3 के पहले क्या लगाना है डेसिमल, 3 नंबर्स के पहले डेसिमल। तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या आई है देख लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली वैल्यू हमारे पास आई है दैट इज 18.375 इंटू 10 टू द पावर 19। अगर आप अभी अपनी टेक्स्ट बुक देख रहे होंगे तो आप बोलोगे मैम ये आंसर तो है ही नहीं टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक में कुछ और आंसर दिया है, तो वो कैसे आया है देख लो। ये हमारे पास वैल्यू आई है। अब देखो एक ही जो डेसिमल है, मैं अगर एक डेसिमल आगे ले रही हूँ, जैसे 1.837 लिख रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एक 10 और बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मैंने एक डेसिमल आगे लिया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक 10 मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 19। मतलब सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप एक डेसिमल आगे चलते हो तो आप यहाँ पर एक जीरो से बढ़ाओ, अगर आप डेसिमल को 2 नंबर आगे ले जाते हो तो यहाँ पर 2 जीरो लगाओ, 3 नंबर आगे ले जाते हो तो 3 जीरो लगाओ मल्टीप्लीकेशन में। समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पर डेसिमल को 1 नंबर आगे लेकर गई, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई किया, एक 1 0 लगा दिया मैंने यहाँ पर। अब देखो ये 1 10 है तो 1, ये भी +1 है, ये भी +19 है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा 20, तो ये बन जाएगा 1.837 इंटू 10 टू द पावर 20। यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे देखो 1.8, ये नियर बाय किसको है, कौन से होल नंबर के तरफ ज्यादा है, ये है 2 के तरफ, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 20 एंड दिस इज द आंसर विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। यही आंसर लिखा हुआ है, क्या है 2 इंटू 10 टू द पावर 20 न्यूटन। अब बताओ ये आंसर आया कि नहीं आया, आया टेक्स्ट बुक का आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कुछ नहीं, अगर आप इतनी वैल्यू भी लिख लेते हो ना, ये वैल्यू भी अगर आपकी आ जाती है इट इज करेक्ट। आपको नहीं समझते कि आगे मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करूं नहीं करूं, बस आप इसको थोड़ा सा सिंगल डिजिट में लाने की कोशिश करिएगा। सिंगल डिजिट में अगर ला लिया आपने तो ये आंसर, अगर आपको पता नहीं कि ये एग्जैक्टली बोर्ड में आपको पता चलता है कि यार ये आंसर है, हमें पता ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, सिंपली इधर पे आप लगा देना न्यूटन और इसको बॉक्स में लिख देना, इट विल बी करेक्ट ओनली। इसको भी आप इसका ये आंसर भी आपका एक्सेप्टेड होगा। समझ में आया? क्योंकि आपको नहीं पता है कि ये अप्रोक्सीमेटली जाने वाला है या नहीं,
पर आपकी यहाँ तक वैल्यू एक्यूरेट आई है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। समझ में आया है? तो देखा ये जो इतने बड़े बड़े वैल्यूज है इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर कर बराबर आंसर ला सकते हैं करेक्टली। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। तो ये अपना लास्ट प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर सेशन का और इस वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब ये न्यूमेरिकल जो है इसमें भी आप देख रहे हो बहुत बड़े बड़े वैल्यूज दिए। जस्ट इसके पहले हमने एक प्रॉब्लम अभी सॉल्व किया था जिसमें बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज थी, राइट। पर देखा आपने कितने आसानी से आंसर आ गया। बिल्कुल ऐसे ही हम इसका भी आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो आपको दिख रहा है कि द मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक प्लैनेट अर्थ है जिसका मास दिया है। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन, अब डिस्टेंस दिया हुआ है मतलब किसके बीच में, सन के बीच में और प्लैनेट अर्थ के बीच में एक डिस्टेंस दिया है। वो डिस्टेंस मान लेते हैं d है और d को हम लोग क्या मान लेते हैं, कैपिटल R। ठीक है, ये दिया हुआ है 1.5 × 10⁻11 मीटर्स। देखो अभी इसने खुद ही हमें किसमें दिया है, मीटर्स में। किलोमीटर्स में है क्या, नहीं। अगर किलोमीटर में होता तो हम इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, मीटर में। बट अब खुद ही मीटर में दिया तो हम इसको बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं, ये जैसा दिख रहा है इसको वैसे ही यूज करेंगे। ठीक है, तो इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू इज, अब ये दोनों के बीच में मतलब सन और प्लैनेट अर्थ के बीच में जो फोर्स है अगर वो कितना दिया हुआ है हमें, 3.5 × 10⁻22 न्यूटन। न्यूटन बोला मतलब आपको समझना है फोर्स की बात हो रही है। ठीक है, और खुद भी ये पॉइंट में बोल रहा है ये स्टेटमेंट में कि इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू इज 3.5 × 10⁻22 व्हाट इज द मास ऑफ सन, मतलब हमें क्या निकालना है, मास ऑफ सन। ठीक है, इसके लिए भी आप सिंपली गिवन डेटा तो आपके सामने बहुत इजी वे में बताया है उन्होंने खुद ही कि मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 kg, राइट। और दूसरा बताया है डिस्टेंस जिसको हम किस में कौन से लेटर से इंडिकेट कर रहे हैं, कैपिटल R, और वो कितना है 1.5 × 10⁻11 मीटर्स। किलोमीटर्स में है क्या, नहीं। ठीक है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे क्या, अभी नहीं कन्वर्ट करेंगे, करेक्ट। तो इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, अब हमें कैपिटल F के बारे में भी बताया है कि वो कितना दिया है, 3.5 × 10⁻22 न्यूटन। ठीक है, अब व्हाट इज द मास ऑफ सन, तो टू फाइंड में अपने पास क्या आ गया है, क्या निकालना है हमें, मास ऑफ सन निकालना है। समझ में आया इतना। अब क्या करेंगे इसमें, हम यहाँ पर सिंपली फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकते हैं, एक ही फॉर्मूला है जिसमें कैपिटल G की वैल्यू भी आती है, M भी आता है, कैपिटल R भी आता है। वो है F = कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R²। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, करेक्ट है। ठीक है, अब सोल्यूशन में अपन देख लेते हैं कि इसको कैसे यूज करके सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर फिर से हम फॉर्मुलेट करेंगे, कुछ फॉर्मुलेट नहीं करना है, बस हम लेटर्स को अपने गिवन डेटा के अकॉर्डिंग लिखने वाले हैं। देखो कैसे, F के लिए हमने सिर्फ F लिखा, G तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये जो M है लेट्स कंसीडर कि ये अर्थ का मास है तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर Me, और स्मॉल m को हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो मास ऑफ सन है तो हम इसको ले लेते हैं MS। देखो कुछ नहीं किया हमने, बस m के जगह e लिखा है Me और स्मॉल m की जगह लिखा है MS, और r तो हमारे पास है ही कैपिटल R। तो अब इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, तो f की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3.5 × 10⁻22 which is equals to कैपिटल G की वैल्यू है 6.7 × 10⁻11 Me that is mass of earth 6 × 10⁻24 और मास ऑफ सन पता है क्या हमें, नहीं, तो हम उसको MS ऐसे ही लिख देंगे। ठीक, अब R की वैल्यू भी हमें दी हुई है 1.5 × 10⁻11 और इसका क्या करेंगे हम, स्क्वायर। देखो सिंपली हमने क्या लिखा, वैल्यूज पुट किया है। अब बस जिसको निकालना है उसको क्या करेंगे, अकेला कर देंगे और बाकी सारे वैल्यूज को इक्वल्स टू के अदर साइड शिफ्ट कर देंगे। तो देखो ये डिवीजन में इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। तो पहले इसको लिख लेते हैं 3.5 × 10⁻22 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 × 10⁻11 का होल स्क्वायर।
ठीक है। अब इसके डिनोमिनेटर में कौन आने वाले, ये जो दो मल्टीप्लीकेशन में दिख रहा है आपको वैल्यूज, ये दोनों कहाँ आ जाएगी, डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 और इक्वल्स टू में क्या बच गया है, मास ऑफ सन। ठीक है यहाँ तक। अब फिर से हम सिर्फ सिंप्लीफाई करने वाले। देखो मैं मास ऑफ सन को ऐसे लिख रही हूँ, जस्ट थोड़ा सा प्रॉपर पैटर्न में जैसे लिखना चाहिए। अब देखो क्या लिखा है, 3.5 इंटू 10 टू द पावर 22। अब इसको स्क्वायर में है तो हम क्या लिखते हैं, दो बार लिख लेते हैं उस वैल्यू को, ब्रैकेट वाली वैल्यू को। तो 1.5 इंटू 1.5 और 10 टू द पावर 11 इंटू 10 टू द पावर 11 और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 24। यहाँ तक समझ में आ गया। हमने क्या किया, सिंपली ये जो ब्रैकेट है इसको थोड़ा ओपन कर दिया, स्क्वायर्स को हमने दो बार लिख लिया है। अब क्या करेंगे, पार्ट्स को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे पार्ट्स को सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आता है पार्ट्स के लिए, 10 टू द पावर 22, 10 टू द पावर 11, 10 टू द पावर 11। अब 22 भी प्लस में है, 11 भी प्लस में है, ये 11 भी प्लस में है। तो 11 प्लस 11 इज 22, 22 प्लस 22 44। तो हमारा न्यूमरेटर में कितना है, 10 टू द पावर 44 आ गया। ठीक है। और डिनोमिनेटर में देखो -11 प्लस 24, प्लस माइनस माइनस, मतलब 24 में से 11 अगर जाता है कितना बचेगा, 13। तो हम नीचे लिख लेते हैं 13। और बड़े नंबर की साइन मतलब 24 के पास पॉजिटिव साइन है, इसलिए 13 भी क्या हुआ, पॉजिटिव। ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे 3.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5। ठीक है। ये देखो, ये सारे नंबर्स को हमने एक साथ लिख लिया, लिखा। अब नीचे क्या लिखोगे आप, 6.7 इंटू 6। ये देखो 6.7 इंटू 6। बाकी आपने पार्ट्स को सॉर्ट कर लिया है। ठीक है। इस पार्ट्स को मैं प्रॉपरली यहाँ पर लिख देती हूँ, 10 टू द पावर 44 और यहाँ पर लिखेंगे 10 टू द पावर 13। अब बताओ ये जो प्लस 13 है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -13। ठीक है। तो हम इसको अदर साइड में लिख लेते हैं, दूसरे साइड पर क्या लिखोगे आप, 3.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 44 लिखा है। और इसके अगर ये डिनोमिनेटर का +13 अगर ऊपर न्यूमरेटर में जाता है तो क्या बन जाएगा, -13। और डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा, 6.7 इंटू 6। दैट्स इट। समझ में आया। अब ये सॉल्व कर लो, +44 -13 कितना देगा, 44 -13 इट विल गिव यू 31। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 3.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 31 अपॉन 6.7 इंटू 6। अब फ्रेंड्स देखो आगे आपने क्या किया है, हमें यहाँ पर मास ऑफ सन निकालना है। तो आपको क्या करना है, अब जैसे हमने सारे डेसिमल्स को क्या लिया, उसकी नियर बाय वैल्यू लिया एंड सॉल्व किया, राइट। तो यहाँ पर भी आप इसको अप्रोक्सीमेटली नियर बाय वैल्यू समझेंगे। जैसे 6.7 है तो आप इसको क्या समझोगे, 7 समझोगे, करेक्ट। क्या समझोगे आप इसको, 7 समझोगे। और 7 समझकर आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। तो आप सॉल्व करोगे तो आपको इसका आंसर भी आ ही जाएगा। ठीक है। मैं चाहती हूं कि एक प्रॉब्लम आप ट्राई करके देखो, इसका आंसर आप फाइंड आउट करके देखो, और मास ऑफ सन इसकी वैल्यू क्या आती है आप ये निकालेंगे। और आपकी वैल्यू ये आना ही चाहिए, 1.96 इंटू 10 टू द पावर, टेक्स्ट बुक में क्या आंसर दिया है इसका, 10 टू द पावर 31। ये देखो अपना पावर तो फिक्स है, 31 आ गया, आपको सिर्फ वैल्यू कैलकुलेट करके लाना है। ठीक है। और इसका यूनिट आपको लिखना है केजी। इफ इन केस कुछ बच्चों को नहीं समझता है, मैम ये डेसिमल कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो आप सिंपली इसके लिए एक ट्रिक मैं बताती हूँ। आप क्या करोगे, जहां तक आपको लिखना आ रहा है, जहां तक आप डेसिमल लिख सकते हो वहां तक लिखो, और बाजू में उसका जो भी यूनिट है जिसको आप फाइंड कर रहे हो उसका यूनिट आप लिख दो और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में हाईलाइट कर दो। कभी कभार ऐसा होता है हम डेसिमल के आंसर्स निकालने जाते हैं और हमारा बहुत सारा टाइम पेपर में कंज्यूम हो जाता है, तो उस टाइम को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो,
एक एंड तक, जहां तक आपको डेसिमल सॉल्व करना आ रहा है वहां तक सॉल्व करेंगे। बस पार को प्रॉपरली कैलकुलेट करना है। पहला पॉइंट, आपको पार को प्रॉपरली कैलकुलेट करना है और डेसिमल जितना आता है उतना सॉल्व करना है। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आपको यूनिट लिखकर इस पर्टिकुलर इक्वेशन को बॉक्स में लिखना है। तो इससे क्या समझ में आएगा कि आपने डेसिमल को अपने एक्सटेंट तक सॉल्व किया एंड देन आपने उसको यूनिट बता दिया। समझ में आया? और जिसका आंसर निकलता है इट्स वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है अगर आपका आंसर निकल रहा है। अगर नहीं तो आप इस चीज को अपनाएंगे, ठीक है, यूनिट लिखकर आप उसको बॉक्स में डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारे ग्रेविटेशन चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स हमने, जो अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स थे वो सारे हमने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। अब आगे आने वाले वीडियो में, आगे आने वाले सेशन में हम जरूर देखेंगे, हमारे पास 2 प्रूफ्स और है इस ग्रेविटेशन चैप्टर को कवर करने के लिए, ठीक है। तो हम वो 2 प्रूफ आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो देन आप ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और हमारे द ट्यूटोरियो चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, आपके फ्रेंड्स को हेल्प हो जाएगी, आपको भी हेल्प हो जाएगी फॉर श्योर। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक मुझे वीडियो बनाना है उस टॉपिक पे, तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।